बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आप सबको। उम्मीद करते हैं कि आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा और जल्दी से उठिए, हमें देखिए और साथ ही जुमे की तैयारी कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मुसलमानों की ईद है। हम लोग हमेशा हसनैन अपने प्रोग्राम में ये बात कहा करते हैं कि मुसलमानों की तो ईद होती है जुमे का रोज। जी सो जो भी सुन्नतें जितनी भी पूरी कर सकें वो सब जरूर पूरी करें। और वैसे हमने कल एक खुशखबरी दी थी, आपको याद है? जी हाँ, प्रोग्राम के बिल्कुल। स्टार्ट में वो पेट्रोल क्या? की कीमत में जो कमी थी उसकी Yes. खुशखबरी दी थी और आपके Yes. पास मेरा ख्याल है कि कोई और खुशखबरी भी है। आपको क्या लगता है, अच्छी खबर से स्टार्ट किया जाए या किसी अच्छी बुरी खबर खबर से, से? अच्छी खबर से। चलें अच्छी जी। खबर आप बता दें, बुरी मैं बता दूंगा। ओह नो, ओह नो। चलें जी, अच्छी खबर से फिर स्टार्ट लेते हैं। अच्छी खबर ये कि रेलवेज ने, पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेन के किरायों में कुछ कमी का ऐलान कर दिया है। 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक का वाह। ये कमी की गई है। और इसका इत्तलाक जी 3 अगस्त से होगा, यानी कि आज का डेट है सेकंड। आज सेकंड है। आज सेकंड है, कल से इसका इत्तलाक भी हो जाएगा। तो मामूली कमी की गई 50 रुपए से लेकर 150 रुपए, इकोनॉमी पे 50 रुपए और बिजनेस क्लास वगैरह पे 150 रुपीस की कमी हुई है। क्या बात है जी। जो लेकिन लोग फिर भी चलें 50 रुपए ही सही, जो लोग 150 रेलवे रुपए का ही सही। सफर करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो अब रेलवे के सफर में तवातर के साथ रेलवे का सफर करें। जो हाँ, क्योंकि 50 रुपए जो कम हो 50 गए। से 150 रुपया कम हुआ, डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छी खबर तो निम्रा आपने बता दी, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बुरी तो नहीं, लेकिन ये इस वजह से कि जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे ना, वो इस वक्त हैरान और परेशान हो जाएंगे। वफाकी हाँ, बुरी वजारत नहीं है। तालीम ने जो फेडरल के जितने भी स्कूल्स हैं उनकी सैटरडे की छुट्टी को ख़त्म कर दिया है। उनका ये कहना है कि सैटरडे वाले दिन जो मेरी तरह के कमज़ोर स्टूडेंट्स होंगे हाँ। उनको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, और जो आपकी तरह के लाइक स्टूडेंट्स होंगे उनकी गैर नसाबी सरगर्मियाँ, मतलब वो कोई एक्टिविटीज़ मतलब सब करेंगे, स्टूडेंट्स को वो खेलों engage की तरफ करेंगे। जाएंगे, वो कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन सैटरडे की छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया और इसका इतलाक भी आइंदा चंद रोज़ों में आपको देखने को मिलेगा। सो फेडरल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी हमें सुन रहे हैं, आपकी जो सैटरडे की छुट्टी है उसको खत्म कर दिया गया। ठीक हो गया। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं हसनैन, हेडलाइंस की तरफ आते हैं। देखते हैं जी आज प्रोग्राम में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हमारी टॉप स्टोरीज क्या होंगी। सबसे पहले तो इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है मुल्क भर में। बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। हम नारान के बड़े खतरनाक किस्म के विजुअल्स देख रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर की अगर बात की जाए तो 24 घंटों में होने वाली बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। नारान में लैंडस्लाइडिंग हुई, उससे राबता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं, राबता सड़कें बंद हो चुकी हैं। आई थिंक माई टंग नीड्स टू रेस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अगली स्टोरी पे चलते हैं जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया है और इमरान खान का तर्ज सियासत तजादात से भरा हुआ है, ये कहना है हसन इकबाल का, जिन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है। जी बिल्कुल। और रऊफ हसन की पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली गई, रिहाई का हुक्म आ गया। और फिर साथ ही पीटीआई की अगर बात की जाए तो कोई ग्रैंड अलायंस बनाने की भी बातचीत चल रही है। वो अलायंस किसके साथ बनेगा, ये क्या है, ये ऐलान क्या है, इस पे भी बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम बात करेंगे गोशा मिशन एसोसिएशन की एक समाजी फलाह बहबूद की अंजुमन है, जो कि बड़े अरसे से स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे काम कर रही है। और इसका जो मकसद है वो इस्लामाबाद के जो ऐसे लोग हैं जो डिप्राइव्ड हैं उनकी हेल्प करते हैं। और आज उनके जो 2-3 इंपॉर्टेंट लोग होंगे वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल जी। और साथ ही पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की दिलचस्प कहानी शीशागर 2024 की ये पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म है और इस पे भी बातचीत करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके, बल्कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स से आपको मिलवाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ग्लास वर्कर्स के अलावा आज हम करेंगे इस्लाम में औरत का जो हक है, हक मिरास, उसके ऊपर बात करेंगे। इस्लाम की नज़र में लड़की को तरके का हिस्सा देना कितना ज़रूरी है, कितना ख़वातीन का हिस्सा होता है, क्यों होता है और क्यों ये देना ज़रूरी है, इस हवाले से भी आज जुमे का और दिन ना है। देने तो से आज क्या होता है वो हाँ भी देखेंगे। एग्जैक्टली, ना देने से क्या क्या आपको अजाब फेस करने पड़ेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी, इस हवाले से भी आज जुमे का दिन है। तो हम प्रोग्राम में ये तमाम तर डिस्कशन करेंगे, जो कि हम सुनाएंगे हमारे प्रोग्राम में सवाल से आगे, जिसमें अलीना शिगरी ने सवाल किया था ख्वाजा आसिफ साहब से, उन्होंने क्या जवाब दिया। आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कल मैं महमूद खान चकजई साहब से पूछूंगा हाउस में कि वो इस सरबराही उन्होंने कबूल की है और वो फ़ौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जो पस मंज़र है, उनका सियासी पस मंज़र है, उसके हिसाब से तो मुझे ये बात मुश्किल लगती है। महमूद खान चकजई साहब की सरबराही में जो है वो बातचीत जो है इमरान खान साहब फ़ौज से करना चाहते हैं।
मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात उनसे करना चाहेगी, रीच आउट करेगी? हमने तो ऑलरेडी ऑफर रखी हुई है, उन्होंने रिस्पांस देना है। ठीक, आपको ये क्या दोनों लगता है? बयान आपने सुने। एक तरफ एहसन इकबाल है। अच्छा, एहसन इकबाल का पूरा इंटरव्यू अगर आप सुने ना वॉइस ऑफ अमेरिका में, तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई तशवीश नहीं है अगर गवर्नमेंट के अगर इमरान खान के और फौज के मुज़ाकरात हो जाते हैं तो हमें किसी किस्म की कोई तशवीश नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो एहसन इकबाल ने किया, उन्होंने निम्रा ये कहा कि इमरान खान जिस तरह की तर्ज सियासत कर रहे हैं, अगर ये अमेरिका और इंग्लैंड में भी होना तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो इस वक्त बेसिकली उनका यही जो नून लीग का बयानिया तो है, हुकूमत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन नून लीग का जो बयानिया है वो ये इस तरह का हाँ, वो बयानिया बयानिया बनाने तो की बना कोशिश रहे कर रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी हो, जुडिशरी एक तरफ खड़ी हो, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो और बीच में से इमरान खान अपना रास्ता निकालें। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नून लीग ये बयानिया बना रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मुज़ाकरात की जहां तक वो बात करते हैं, और 2019 का बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया उन्होंने जिक्र किया और वो एक्सटेंशन का जो एक दौर था, वो सारी बातें। अब कुछ लोग जो हैं, कुछ मुबस्सिरीन इस पे ये कहते हैं कि 2019 की बात नहीं है वो 2000, वो शायद डेट थोड़े आगे पीछे है या कुछ मामला है, क्योंकि 2019 में तो बड़े अच्छे रवाबित थे इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ। या फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उस टाइम पे 2019 में जब शायद वो जो जनरल्स थे उनकी मुलाकात हर तरफ से होती थी और वो एक तरफ कोई और बात करते थे, एक तरफ कोई और बात करते थे, तो इसलिए कंफ्यूजन भी। और वो ये भी एक तरीका है गुफ्तगू। अगर अभी ना जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात की जाए तो वो कहते हैं कि इस गवर्नमेंट के पीछे फौज खड़ी है, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका में बात करते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा नहीं, फौज ने तो एज ए इदारा ये तस्लीम कर लिया कि हमारे साथ हमने 2018 में बहुत बड़ी गलती की थी और हम एज ए इंस्टीट्यूशन अब इस सारे प्रोसेस से न्यूट्रल हो चुके हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये तो सबको पता है कि बैक एंड पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह एज ए इदारा अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है अगर वो करना चाहते हैं। लेकिन बैक डोर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान और जो जुडिशरी है पाकिस्तान में क्या वो सबको ही पता है। लेकिन चलें सियासत पर डिटेल में जाके आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स हमने इसी के लिए डिज़ाइन किए हैं, लेकिन अभी आपसे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो भी शेयर करते चलें। थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है या फिर पाकिस्तान में। सबसे पहले इस्लामाबाद से बड़ी एक मजे की खबर है, वो ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक यहाँ पे सफारी पार्क बनने जा रहा है। और इस्लामाबाद में फिर जाहिर है आप इस्लामाबाद में नहीं रहते या शायद आपको ना जाने दे हो, वो फैमिलीज ओनली होता है ना अक्सर। फैमिली मेरी भी आ जाएगी। ओके, वेरी नाइस। बेगम को लेके जाऊंगा। ठीक हो गया, बेगम को लेके जाइएगा आप। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एक सफारी पार्क बनाने के मंसूबे का ऐलान कर दिया गया है, जो कि शहर की तफरीही और सयाहती सहूलियात को मजीद बेहतर बनाएगा। ये सफारी पार्क एक आलमी मयार की सहूलत के तौर पर तस्वुर किया गया, जो न सिर्फ हमारे जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनके लिए, बल्कि जो अगर बाहर से कोई आता है जैसे कि हसनैन, तो ये सभी लोग बड़ा एंजॉय करेंगे, इनको मज़ा आएगा यहाँ पे, इनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा बेगम के साथ। मेरा तो शोहर नहीं है जिसके साथ मैं जाऊँ, लेकिन आप बेगम के साथ जा सकते हैं। वैसे आप बेगम के साथ कभी गए? हाँ, बहुत दफा गया। सफारी पार्क तो नहीं गया, लेकिन घूमने फिरने गया हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? अच्छा होता है, बेगम के साथ अच्छा लगता है। ठीक हो गया। तो ये फिर बाहर से जब लोग आते हैं ना, मतलब सयाह आप जैसे इस्लामाबाद में, तो वो फिर आप लोग जा सकते हैं इसमें। और ये एक मुमताज का मतलब पता है ना आपको, डिफरेंट। तो ये डिफरेंट किस्म का एक सयाती मकाम होगा आपके लिए, खास तौर पर आपकी बेगम के लिए बन रहा है। थैंक यू। तो मेरे लिए भी फिर दुआ कीजिएगा वहाँ जाके कि मेरे आने का भी कोई बहाना बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मंसूबे के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के सफारी पार्क्स को बैनुल-अक़वामी मेयार के तौर पर इनको बनाया जाएगा। जैसा निम्रा कह रही हैं, आप भी जा सकती हैं निम्रा, मैं भी जा सकता हूँ, और जो भी फैमिलीज़ के साथ भी जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज, क्योंकि हमने स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली मुल्जिमा आमना उरूज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और दूसरी जानिब अगर मुल्जिमा आमना उरूज ने की बात की जाए तो उन्होंने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। और उनका कहना है कि मैंने तो खलीलुर रहमान कमर को बिल्कुल ही हनी ट्रैप नहीं किया, मैं तो मासूम हूँ, मुझे छोड़ा जाए और मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे इसमें मुलव्वस किया जा रहा है। सही कह रही हैं आप। ठीक कह रही है वो तो फिर वो बताएंगे ना, इदारे मौजूद हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर हम उसके बाद आपका तो इंटरेक्शन भी रहा खलीलुर रहमान कमर के साथ ना, तो आप इसको ज्यादा हमने सबकी सोच में उनका इंटरव्यू किया था और अच्छा इंटरव्यू था वो काफी। हाँ जी, उसके बाद फिर अभी खबर आपको इंटरव्यू देने के बाद वो हनी ट्रैप हो गए। हनी ट्रैप हो गए। आप बहुत
शरारती है। ठीक हो गया। आगे चलते जी, सेनेटर अब्दुल कादिर ने चेयरमैन पीटीए से पूछा कि एक्स खोलने का क्या इरादा रखते हैं आप, तो क्या जवाब दिया होगा आपको क्या लगता है? उन्होंने यही कहा होगा कि देखें हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं, हमें तो ऊपर से हुक्म आया था हुक्म आते और हैं। उस हुक्म की वजह से ऐसे ही मैंने कुछ कहा था आप स्मार्ट हो गए हाँ। बहुत। चेयरमैन पीटीए जो है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, उनका ये कहना है कि हुकूमत के कहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करते हैं। अगर हुकूमत हमें कह देती है तो हम एक्स को यानी कि साबिका ट्विटर जो है उसको खोल देंगे। मुल्क में 56% आबादी के पास इंटरनेट है। सैटेलाइट पॉलिसी मुकम्मल हो गई है। 5G नीलामी अगले बरस मार्च अप्रैल में होने का इम्कान है। आमीन तो सुम्मा आमीन। देखें अगर आप मतलब अभी भी अगर मैं अपने फ़ोन पे एक्स खोलूं तो वो नहीं चल रहा होता, और इसकी जिम्मेदार फिर हुकूमत हुई और हुकूमत उसके बड़ी लिए आपको- शरारती है। हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ये पाबंदियां लगाना कोई हल मेरा नहीं एक छोटा सा है। सवाल ये है कि इंसान बन अगर जाए आपने एक्स सब। को बंद किया है हाँ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट क्यों कर रहे होते हैं, उनके मिनिस्टर्स ट्वीट क्यों वो कर रहे होते VPN लगाते हैं, हैं? हंसते हैं मतलब ना, यार आपको जिस पता- मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वीपीएन पे नजर लग यूज गई। अभी करेगा कहा था कि हसनैन तो- बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप एकदम से नहीं, यार देखिए VPN तो देखिए, VPN नाम प्राइम मिनिस्टर VPN यूज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर VPN यूज कर रहा है, वो तो कर सकते हैं ना। चलें जी, आपने अब एक्स की खबर बताई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब पेरिस ओलंपिक्स तो की आपकी बात करते हैं। खबर है। पेरिस ओलंपिक्स में जारी खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स गेम्स में आज पाकिस्तान के 2 एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो कशमाला तलत की, जो कि शूटिंग में हिस्सा ले रही है, और फाइका रियाज ये स्प्रिंटिंग में हिस्सा ले रही हैं। ये अपनी सलाहियतों का आज मुजाहरा करेंगी। अगर कशमाला तलत की बात की जाए तो 25 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में इन एक्शन में होंगी, और दूसरी जानिब स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। हमारी दुआ है कशमाला आपके लिए भी और फाइका आपके लिए भी जाइए और किसी तरह से कोई मेडल पाकिस्तान में लाइए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सूरत हाल है वो खुशी की तलब है। हमें खुशी चाहिए। अगर आप में से कोई खुशी दे देगा इस आवाम को तो डेफिनेटली हमारे 1-2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। आप भी खुशी दे दे आवाम को कोई। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान मैंने बतानी की जी थी। हाँ बता दें। अच्छा मैं सोचूं यार- आप कह रही हैं आप खुशी दे दें। अच्छा पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम जिनको हमने इनवाइट भी किया था, वो हमारे पास आए भी थे। उन्होंने जी अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए नॉर्वे कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में रसाई हासिल कर ली है। मुबारकबाद उनको, कंग्रेचुलेशंस। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने टीम की जीत का जश्न जोशो खरोश से मनाया, जो कि बनता है, और उनकी खुशी, उनका फख्र, वो जज्बात काबिल दीद थे। टीम अपनी सख्त मेहनत, क्योंकि बल्कि वो बच्चे हमारे पास भी जब आए थे तो दे वर टेलिंग अस कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और उनके वो डिटर्मिनेशन जो है वो बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की है, एंड दे एम टू डू दिस और दे डिड इट एक्चुअली। और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। गुज़िश्ता साल भी वैसे टीम नाकाबिले शिकस्त रही थी हसनैन, अगर आपको याद हो तो। अगर इस स्ट्रीट चाइल्ड की टीम की बात की जाए, सॉरी टू कट यू, तो निमरा ये टीम काफ़ी अरसे से अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसने कतर वर्ल्ड कप के बाद जो इवेंट हुआ था वहाँ पे भी ये रनर अप रहे थे, फिर नॉर्वे इसी कप में ये रनर अप रहे थे। सो ये टीम जाके एंड पे आके फिनिश ज़रूर करती है। हाँ जी, ओके, चलें, मुबारकबाद हो इन बच्चों को पाकिस्तान के बिल्कुल। और यहाँ पर निमरा मेरा ख्याल है कि स्टोरीज तो बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का, अगर आप इजाजत देते हैं। जी जी इजाजत है आप। इजाजत है तो फिर एक ब्रेक लेते हैं। आप सबने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक टू शो। अभी हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, और मुल्क की सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करने का फैसला कर लिया। अच्छा फैसला है। और दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि वो GH के ऊपर उनका हमला उन्हीं का मंसूबा था, और इमरान खान का जो तर्ज सियासत है वो तजादात से बरा पड़ा है। इमरान खान एक तरफ सिविल बालादस्ती और दूसरी तरफ वो फौज को मुदाखलत की दावत देते हैं। उन्होंने कहा कि PTI रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमला आवर है, और PTI पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। बिल्कुल जी। अच्छा, अगर दूसरी तरफ हसनैन हम देखें तो आज इंपॉर्टेंट मजीद खबरें भी हमारे सामने कल भी आई, आज भी आएंगी। रऊफ हसन की पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर हो चुकी है। इस्लामाबाद की अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन को पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे से रिहा करने का हुक्म दे दिया है,
और इसी पे हम अभी बातचीत भी करेंगे। एनी हाउ, इसके अलावा असद कैसर ने कहा कि आइंदा 15 दिन में एक ग्रैंड अलायंस भी बनाएंगे। अभी हसन रऊफ से मुतालिक बात करने के लिए उन्हीं के वकील मिर्जा आसिम बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है। सर बताइएगा, आज क्या एक्सपेक्ट करें हम, और कल की जो हियरिंग वगैरह थी उससे आप लोग मुतमईन हैं? आज क्या होने जा रहा है? जी, हम पहले दिन से ही मुतमईन थे, लेकिन हुकूमत की जो नीयत है वो हमें ठीक नहीं लग रही है। और हुकूमत ने जिस तरह मतलब FIA को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया और एक पॉलिटिकल मेजर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है इसको दहशतगर्दी और पीका एक्ट के तहत जो है ना उनको मुलव्वस करने की ये कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूँ इसकी, मैं तो फर्स्टली भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ कि ऑफिस के ऊपर जिस तरह रेड किया गया, वहाँ के जो मुलाजमीन थे जो डेस्क के ऊपर थे या जो PM थे, उनको भी इस तरह पीका एक्ट के तहत उठा के इन्होंने कहा जी कि ये ट्रोलर चला रहे हैं, सोशल मीडिया जो है ना ये दहशतगर्द है। एक नई इस तरह मुतारफ करवाई गई है जी कि डिजिटल दहशतगर्द है। रऊफ हसन साहब एक ऑफिशियल ओहदा रखते हैं पार्टी के अंदर, वो वहाँ पे मौजूद थे। बाकी दफ्तरी जो मुलाजमीन है हमारे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेड करती है, पेड पे रखे हुए हैं बंदे हमने वहाँ पे, उनको उठा के और इस मुकदमे में मुलव्वस करके 3 खवातीन उठाई गई इस मुकदमे में कि जी वो 11 लाख फेक अकाउंट चला रही हैं। तो सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो पीका एक्ट है वो उसको इंप्लीट किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है हमने इसका रऊफ हसन समेत जो 9 अफराद थे हमारे जो ऑफिस मुलाजमीन थे, उनकी बेल जो है 50,000 मुजरकों की ओर से मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की कोर्ट से मंजूर हो चुकी है। अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस सेक्शन 10 का आपने जिक्र किया वो नाकाबिल जमानत है और इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर ने बड़े दलाइल भी पेश किए और वो गैर मुतमईन थे इस फैसले से, इस हवाले से कोर्ट के क्या रिमार्क्स थे? क्योंकि पीछे देखे ना, इसको आप सीक्वेंस के साथ जोड़ के देखें ना, FIA को देखे ना, SOP के तहत इनको सारा पहले इंक्वायरी इनिशिएट होनी थी, कोई इस तरह की जाती, फिर वो वारंट लेके आते। मतलब इसी तरह किसी के सेक्रेटरिएट के ऊपर या सेंट्रल ऑफिस के ऊपर हमला करना, मैं समझता हूँ बगैर FIR के, बगैर वारंट के आप जाके वहां से सारा डकैती करके आप डिस्पेंसर तक, पेन तक चीजें नहीं छोड़ते हैं, वहां से उठा के गायब करके ले जाते हैं। आज वो कल 2 दिन कबल जो है ना वो दफ्तर डिसील हो गया है हमारा मरकजी सेक्रेटरिएट, हम वहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो इस तरह डकैती में भी नहीं होता जिस तरह इन्होंने कुछ किया हुआ है वहाँ पे। इस तरह समझे कि किसी कोई राह या मुसाद के लिए कोई काम कर रहा था, इस तरह की रेड की गई है वहाँ पे। और ये FIA को टूल के तौर पर वफाकी गवर्नमेंट, और मैं समझता हूँ कि अता तारड़ साहब ने तमाम हदें अबूर कर रही हैं। इन्होंने भी इसी मुल्क में रहना है, हमने भी इसी मुल्क में रहना है, इन्होंने भी सियासत करनी है, आगे हमने भी सियासत करनी है। लेकिन बात ये है जी कि अवाम और हुकूमत और अदारों के दरमियान खलीज जो इस वक्त जो है ना वो हुकूमत पैदा कर रही है, और हम तो कानूनी सतह के ऊपर इसको जंग को लड़ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह रिलीफ मिल रहा है। कानून और आइन और तनाजुर के सेक्शन 9 और 10 और 11 के जो आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, इनकी कोई चीज ऐसी इंक्रीमेंटल मटेरियल रिकॉर्ड के ऊपर नहीं था कि भाई इनके ऊपर इल्जाम क्या है, इनसे बरामद क्या हुआ है, इनका कनेक्शन क्या है उस केस के साथ। ठीक हो गया। अच्छा आसिम साहब, आप लोगों ने अगर देखा जाए सारी प्रोसीडिंग्स को, और जो इल्जामात थे रऊफ हसन साहब पे कि उकसाया जा रहा है आवाम को या सोशल मीडिया से मुतालिक जो भी रिजर्वेशंस है गवर्नमेंट के, उसको फिर कैसे टैकल किया आप लोगों ने? जी, उसको टैकल इस तरह किया क्या, देखें जी ये FIR जो है, जो ये खाली रऊफ हसन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरिएट के ऊपर नहीं थी, ये पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के ऊपर थी। हर बार तो सब मतलब सोशल मीडिया यूज कर रहा है। अब ये कोई कह देना, कोई ट्वीट कर देना या किसी की राय से या हुकूमत की राय से इख्तिलाफ करना, ये फंडामेंटल राइट है अवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज का, आम पब्लिक का। तो लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता ना जी कि इन्होंने मरियम बीबी की तौहीन कर दी है, नवाज शरीफ साहब की तौहीन कर दी है। क्योंकि मरियम की तौहीन जो है चूंकि वो FIA हरकत में आ जाती है, फौजों में पीका एक्ट आ जाता है उसमें। और अता तारड़ साहब जो मतलब अभी ये तवज्जो हटाने के लिए सारे ये मामला कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए। इन्होंने पहले स्टेटमेंट दी, उससे आप यू टर्न ले लिया, चूंकि पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया कि जी इस तरह जो है ना एक पॉलिटिकल मेजर पार्टी को जो है ना उसको बैन नहीं किया जा सकता। अब ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए काउंटर FIR थी, क्योंकि मरियम बीबी का जो है ना ये बनाया गया नैरेटिव था जी के ये डिजिटल दहशतगर्द हैं, इनको साथ दहशतगर्द के साथ जोड़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं समझता हूँ जी कि वफाक की अलामत है, चारों सूबों में इसकी प्रेजेंस मौजूद है और आम इसकी पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रही है। अच्छा आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा, एहसन इकबाल साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए भी ये कहा कि बेसिकली अता तारड़ ने PTI पे पाबंदी की बात इस वजह से की है कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि आपका जो सोशल मीडिया है ये किसी दुश्मन मुल्क से चलता है या फिर बाहर के मुल्क से चल के दुश्मन अनासिर को प्रमोट कर रहा है और लोगों को भड़का रहा है। सर FIA किसके अंदर आती है? वफाकी गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। उन्होंने FIR भी करवा दी, FIR लॉन्च भी हो गई, बंदे गिरफ्तार भी हो गए, वो बिहाइंड द बार रिमांड पे भी रहे।
कोई प्रूफ तो ले आते ना, कोर्ट को मुतमईन कर लेते ताकि हमारी बेल रिजेक्ट हो जाती। हमारे मुलाजमीन की सभी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मतलब वो एक्टिविस्ट नहीं है, मुलाजमीन है दफ्तर के। सोशल मीडिया का तो एक बंदा भी नहीं इन्होंने पकड़ा। एक अहमद जंजुआ को पकड़ के उसकी इंकशाफ के ऊपर, अब जहां से जुडिशियल होने के बाद इस मुकदमे में पीका एक्ट वाले और रऊफ हसन साहब को लिया जाता है जी सीटीडी के हवाले, और उसमें जो है ना 2 दिन कबल उनको जो है ना वो उठा लिया गया। परसों उनको पेश कर दिया गया जी कि हमें जो है ना वो वारंट चाहिए और रिमांड चाहिए। रिमांड 2 दिन का लेके गए। आज इंशाल्लाह रऊफ हसन साहब इस केस सीटीडी वाले केस के अंदर भी जो है जुडिशियल हो जाएंगे सर। इसमें तो जान ही नहीं है, स्पेकुलेशन पे है, और ये मतलब हेयर से पे सारी बातें कर रहे हैं, ये सुनी सुनाई बातें। तल्लुकात तो इनके थे, मुस्लिम लीग नून का दुनिया जानती है, दुनिया शाहिद है, इंडिया के अंदर बिजनेस इनके हैं, इनके बच्चे बैठ के वहाँ कारोबार कर रहे हैं, तल्लुकात रोज बढ़ेंगे। रऊफ हसन के ऊपर जी कि आपने 2010 में जो है ना जी किसी एक मुल्क का जो है ना आपने फॉरेन कंट्री का विजिट किया, उन्होंने कहा जी किया है, मतलब आप देखिए उसमें मेरा इससे क्या लेना देना है। आप मुझे कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मुझे बताएं, कोई मैंने ट्वीट की है, मैंने कोई मुल्क के राज अफशा किए हो, दहशतगर्दी की डेफिनेशन में फॉल करता हूँ, मुझे वो बताएं। वो तो उसके बारे में खामोश है। हुकूमत तो सर मैं क्या कह रहा हूँ जी कि दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है पाबंद। तो आसिम जल्दी से ये बताइए कि क्या आप लोग अदालतों के सामने ये साबित करने में कामयाब हो चुके हैं कि आप लोगों की जमात जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, और ये फिर फैसला अगर आप लोगों के हक में फाइनलाइज बिल्कुल 100% हो जाता है तो ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर को किस तरह ये फैसला असरअंदाज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हमेशा से अंडर डिबेट ही रहा है। हमारी जमात मैडम, मैं आपको पाकिस्तान की आवाम के सामने ये रखना चाहता हूँ, हम एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, वफा की अलामत हैं, और इसी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के साथ हम सियासत कर रहे हैं। हम न चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए और ना ही आना चाह रहे हैं। जहां तक इनका तल्लक है, मुकदमा इन्होंने बनाया, प्रूफ इन्होंने करवाना था। अदालतें तो हमें सर्टिफिकेट दे रही है ना, कल भी सर्टिफिकेट दिया गया हमें जी कि ये डिजिटल दहशतगर्द नहीं है। इनका जो रिमांड पे रहे, इतने अर्से अंदर रहे, तो कोई इनक्रिमिनेटरी मटेरियल जो वफाकी अदारा है FIA जो है साइबर क्राइम, वो प्रूव करने में नाकाम रहा। तो दैट्स व्हाई हम बेल पे आगे हैं बाहर। अब रऊफ हसन का साहब का दूसरा मुकदमा जो अहमद जंजुआ के साथ जोड़ के जो 3 लाख रुपए का जी की दहशतगर्दी, ठीक हो गया। आसिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जिया निगार ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर सारी सियासत की बात की जाए, रऊफ हसन वाला केस भी है, लेकिन एहसन इकबाल का बयान और जो ख्वाजा आसिफ का बयान है उसकी रोशनी में देखा जाए तो मामलात कोई सियासत के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं जी कि हमारे ताल्लुकात नून लीग की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं हो रहे। सो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो फैसले करेगी उसका एहतराम करूंगा, और मेरा तो सिर्फ इतना ही है, पार्लियामेंट के जो डिसीजन होंगे और उस पर जो अमल दरामद होगा मैं उस पर बात करने को तैयार हूँ। ये बाकी कहानियां स्टोरियां सुनने की मुझे कोई। लेकिन इफ्तिखार साहब, क्या आप समझते नहीं है कि पार्लियामेंट की जो करारदादें होती हैं, पार्लियामेंट की जो चीजें होती हैं, उनको बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि रबर स्टैम्प समझा जाता है, उसको तो एकदम से एक डिसीजन से उड़ा सर, एक डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट उनको उड़ा देती है। जी जी, आई एम वेरी सॉरी कि आप पार्लियामेंट के फैसलों को रबर स्टैम्प समझते हैं। सर हम नहीं समझते, हमारे इदारे समझते हैं। जो अदारा समझता है वो भी उन गैरों में शामिल है। पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट, इट इज बीइंग इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, और उसके जो फैसले हैं उस पर आपको इतराज तो कर सकते हैं, लेकिन रबर स्टैम्प का जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ये गैर मुनासिब है। नहीं सर, ये इस्तेमाल किया जाता है, मैंने तो सिर्फ नाम लिया सर। नहीं, जिसके किसी ने भी लिया वो अहमद है। अच्छा, और पार्लियामेंट के फैसलों पे आप इतराज कर सकते हैं, उन पर डिबेट हो सकती है विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, लेकिन यू कांट कॉल द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट रबर स्टैम्प पार्लियामेंट। ठीक, अच्छा सर, ये जो अभी तरमीम हुई हैं 2 इलेक्शन एक्ट में, आपको क्या लगता है इसकी जरूरत थी हुकूमत को ये करने की? ये फैसला हुकूमत ने करना है, आपने मैंने इंडिविजुअल्स ने नहीं करना। जी सर, हम उस पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम शायद इसीलिए यहाँ पे बैठे। ठीक है, बात सुने, अगर आपने किसी का तरफदारी करनी है तो मैं आपको रोक नहीं सकता, और अगर आपने मेरा मौकफ लेना है तो आप मुझे सर अपना मौकफ दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जब ये तरमीम बनी थी, ये अमेंडमेंट आई थी इलेक्शन एक्ट में, तो तब भी सब लोगों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी। तब तो ये डिबेट नहीं हुई थी कि ये ऐसा फैसला क्यों किया। ये पाकिस्तान को मजाक बनाया गया है, हर बात पे हम डिबेट करते हैं। किसी ने पूछा है क्या चीनी की कीमत क्यों महंगी हुई है? कभी ये डिबेट हुई है कि जो पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी बुरान है इसका हल क्या है?
कभी ये बात हुई है कि जनाब सिस्टम खत्म हो रहा है, गवर्नेंस तबाह हो रही है। कभी ये बात हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। सुबह से शाम तक एक फर्द, एक पार्टी और एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे आम आदमी तक कोई तल्लुक नहीं। तो सर आपकी नजर में फिर इन सारे मसाइल का हल क्या है हमारे पास? पार्लियामेंट के डिसीजंस, और अगर पार्लियामेंट के डिसीजन पसंद नहीं आते अदालतों को, तो अदालतें तो कर ही रही हैं। 2-2.5 साल से जो अदालतें कर रही हैं वो आपके सामने। तो सर फिर वो भी खुफिया पार्लियामेंट कल एक ऐसा वाकया हुआ जी जो मजाक बन गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया कराची का, वो आइस कोई चीज होती है उसके बारे में जमानत के लिए। जी जी तो जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिबेट हुई और हैरान कुन डिबेट थी कि उनका मौक़िफ़ ये था कि हमें भी वो रियायतें दी जाए जो एक कैदी को दी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई, मंसूर अली शाह के साथ 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो इसके ऊपर उस आदमी की जमानत होगी। जब हमने चीजों को इस हद तक पहुंचा दिया, इससे ज्यादा हम और खराबी क्या पैदा कर सकते हैं? अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि आप पार्लियामेंट की बात कर लें, पार्लियामेंट की अगर बात कर लेते हैं तो आपको एक ज़माना याद होगा जब गिलानी साहब ने एक खत नहीं लिखा था, उन्होंने कहा था आईनी तकाजे जो है इसमें पूरे नहीं है। आईन ये नहीं कह रहा कि मैं खत आईनी लिखूं। तकाजे नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जो आईन में सदर को एक प्रोटेक्शन है, मैं उस बिना पे खत नहीं लिख रहा। और यहाँ तो आईन में वो प्रोटेक्शन आप ले लें सदर से, आईन में तरमीम कर दें। जब तक आईन में वो है तो फिर आप किसी प्राइम मिनिस्टर को मजबूर करें क्या वो खत लिखे, तो उसने खत नहीं लिखा, उसने अपनी वजारत उज़्मा कुर्बान कर रही है लेकिन खत नहीं लिखा। ऐसे ही अब ये दोनों चीजें आईनी है, अब इसमें क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने कहा कि पार्लियामेंट इज द ओनली सोल्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट इज दी ओनली सोल्यूशन फॉर द डिसीजन कि हमने क्या करना है, किस सिमत जाना है और मामला को कैसे रिजॉल्व करने के। जी सर प्लीज लेट मी तो फिनिश। अभी एक मिनट बात सुन लें। जी जी जी। क्या पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है जिसके ऊपर सुबह सुबह ये सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए जाते हैं? वो पार्लियामेंट में भी है, सेनेट में भी है, सूबाई असेंबली में भी है और एक सूबे में तो उनकी गवर्नमेंट भी है। जी इधर फिर वो हिस्सा जमहूरियत का गलत है या ये वो जमहूरियत का हिस्सा अच्छा जो वो मांगना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। दे आर एवरीवेयर। ये तमाम इश्यूज पार्लियामेंट के अंदर जेरे बहस आने चाहिए, उनके उस पर डिबेट होनी चाहिए। जी सर, मैं मौशी मसाइल की तरफ आने लगी थी कि आईएमएफ ने अरकान पार्लियामेंट के जो आप कह सकते हैं कि तरक्याती स्कीम्स के फंड्स थे उनको खत्म करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी उनको मेंटेन रखने के बारे में ही फैसला किया है, उसको जारी रखने का फैसला किया गया। अभी जो अरकान के हमारे पास एक खबर है कि 75 अरब रुपए मख्तस किए गए। तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में या पार्लियामेंटेरियंस को भी खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इस हुकूमत को या फिर हमारे मुल्क को चलाने के लिए, इस मईशत की बेहतरी के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी? अब आपने सवाल कर लिया 75 अरब रुपए। जी मैं आप दोनों दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि देखिए इसका इस्तेमाल क्या है। क्या ये उनके अकाउंट्स में पैसे जाते हैं? क्या उनकी जेबों में पैसे जाते हैं जो तासर दिया जाता है? ये पैसे उनको दिए जाते हैं कि अपने अपने इलाके में अपनी तरजीहात के मुताबिक स्कीमों को आइडेंटिफाई करें। स्कीमें जो हैं वो मुतलका अदारे बनाते हैं, तो पार्लियामेंटेरियन नहीं बनाता, अपनी जेब में से पैसे नहीं खर्चता और ना ही ये पैसे उसके अकाउंट में जाते हैं। ये इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। इस बात को आप सब दोस्तों को समझना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। अच्छा, जहां तक आईएमएफ का कहना है, आईएमएफ इसलिए कह रही है कि आईएमएफ बुनियादी तौर पे जो अखराजात हैं वो उसमें कटौती चाहती है। नॉट ओनली ये जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है इस पे कटौती चाहती है, बल्कि वो गाड़ियों पे कटौती चाहती है, वो पेट्रोल पे कटौती चाहती है, जो ये सहूलियतें देते हैं पार्लियामेंटेरियन उस पर कटौती चाहती है। बिकॉज हमने उनसे पैसे उधार लिए होते हैं। जिस किसी से भी आप पैसे उधार लेते हैं तो शराइत तो तय करता है, ये आईएमएफ की शराइत में से एक शर्त है, लेकिन ये तासर बिल्कुल अफसोसनाक है कि ये पैसे एमएनएज, एमपीएज या सेनेटर्स के अकाउंट्स में जाते हैं। नो, दे आइडेंटिफाई दी स्कीम्स ऑफ देयर एरिया। उस पर डिबेट हो सकती है कि वो स्कीमें गलत आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ये हक नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुकामी हुकूमतें होनी चाहिए, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये काम मुकामी हुकूमतों का है कि वो तरक्याती कामों की निशानदेही वो करे, बजाय एमएनए, एमपीए या सेनेटर करे।
बिल्कुल सर, ये एक सवाल तो बनता है कि लेजिस्लेशन जो है बेसिकली काम है एमएनएज एमपीएस का, और बल्दियाती निज़ाम का काम है तरक्याती स्कीमें देना। तो मेरे ख्याल है बल्दियाती इदारों को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट उस तरफ जाने का नाम नहीं ले रही। देखिए, बेशक सिंध में भी बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। वो भी आइन के ताबे बने हैं। आइन की 3 आइन ने इख्तियारात दिए उनको। उस इख्तियारात को मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसमें मसला पैसे का, हमारे पास नेशनल फाइनेंस कमीशन है, फिर हमारे पास प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन है। इससे नीचे फाइनेंस कमीशन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तहसील के लेवल पे, ताकि पैसा उधर जाए और वो फिर फैसला करें कि उसने उन पैसों को कैसे खर्चना, नंबर 1। और चौथा, ये कानून जो होता है, जो दुनिया में जहाँ पे लोकल बॉडीज है, उनको टैक्स लगाने का भी हक होता है। कुछ टैक्स होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्स लगाती है सूबाई हुकूमत। बाकी तमाम टैक्सेस लगाने का जो अख्तियार है वो मुकामी हुकूमतों को होता है। अगर ये मुकामी हुकूमतों का प्रोसेस चल पड़े, और ये चला था उसके दौर में, मुशर्रफ के दौर में, और उसकी जो बुनियादी 8 साल अगर आप उसको स्टडी करें, खामियों के में हैं, खामियों के बावजूद वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें नई लीडरशिप इमर्ज की है। हजार लोग इमर्ज होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, वो अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, और ये जो माफिया है सियासतदानों का, इसको भी झटका लगता है। ये 1400-1500 लोग जो है, हर वक्त आप इनकी शक्ल देखते हैं पीटीआई में, और पीटीआई वाला फिर पीपल्स पार्टी में, फिर पीपल्स पार्टी वाला फिर पीएमएलएन में। तो इनको भी रिप्लेस करने के लिए नई लीडरशिप चाहिए। यूनिवर्सिटियों में तो आपने बंद कर दी कि कोई वहाँ पे नई यूनियन बन सकती। आपने यूनियन साजी का हक तकरीबन मजदूरों से भी छीन लिया। किसानों की यूनियंस तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। तो नई लीडरशिप कहाँ से इमर्ज हो सकती है? नई लीडरशिप इन मुकामी हुकूमतों से इमर्ज हो सकती है, और उनकी तादाद लाखों में होगी। ठीक। अच्छा सर, बताइएगा इफ्तिखार साहब के मुल्क में जो आज़ादी इज़हार राय या फिर ऑपोजिशन से डील करने के जो मामलात हैं, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक खबर है हमारे पास कि बरतानवी सहाफ़ी को अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से नहीं मुलाकात करने दी गई, और जब उसने वजारत दाखिला को खत लिखा तो वीज़ा ही कैंसिल कर दिया गया। चले मुलाकात ना करने देना समझ आते, लेकिन वीज़ा कैंसिल करने की क्या तुक बनती है? आप इन तमाम देखें ना, फिर आपने कितनी खूबसूरत बात की है। काश आप इस कानून को पढ़ लें। वीज़ा जारी करना और वीज़ा कैंसिल करना एक अदारे का काम है। जी बिल्कुल, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसका वीजा गलत कैंसिल हुआ है, ही मस्ट गो एंड कंसल्ट दी, ही मस्ट गो टू द कोर्ट। अदालतों में तो सुबह शाम दरखास्तें आ रही हैं। मैंने आपको इतनी एक ऐसी आज बात बताई है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइस के मामले में एक आदमी को इसलिए जमानत मिली कि उसका आर्गूमेंट जो था वो ये आर्गूमेंट था कि ये ऐसी चीजों में फलाने को ये रियायत मिली है, तो ये रियायत मजीद दी जाए, और मंसूर अली शाह साहब की मुस्कुराहट देखने वाली थी। तो यार खुदा के लिए इस मुल्क को मुल्क रहने दे। 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। हम अपनी जाती ख्वाहिशात और अना की बिना पे चीजों को बिगाड़ रहे हैं। चीजें बेहतर नहीं होनी। मेरे लिए इशू और है, क्या मेरे लिए मेरे गांव में जो स्कूल है वो इस काबिल है कि मेरे बच्चे वहां पे पढ़े? क्या उस स्कूल के अंदर बाथरूम है? और अगर मेरे प्राइमरी स्कूल के अंदर बाथरूम नहीं है तो मैं तवक्को करता हूं कि वो बच्चा जो वहां से पैदा हो रहा है, बड़ा होगा, वो बहुत अच्छा एक इंसान साबित होगा और माशरे के अंदर एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। हमें ये चीजें हैं जिनके ऊपर डिबेट की जरूरत है। हम अफराद पे डिबेट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा कि क्या जो शख्स इसका जेर बहस है, क्या वो 4.25 साल हुक्मरान नहीं रहा? क्या अब तक 10 साल से उनकी हुकूमत एक सूबे में नहीं है? तो उस सूबे का मुकाबला अगर सिंध से, पंजाब से और बलूचिस्तान से किया जाए तो क्या वो सूबे वाले कह सकते हैं कि ये इन 3 सूबों में ये अच्छी खूबियां नहीं है जो हमारे सूबे में? ये मुकाबला होना चाहिए। जी बिल्कुल, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। 25 करोड़ लोगों के लिए ये मसाइल है। हमारी आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है ना, सिर्फ आबादी का इशू ले ले, मुझे नहीं समझ आती कि आने वाले 10 सालों के बाद हमारी हैसियत क्या होगी और हम कहाँ खड़े होंगे। इन इश्यूज पर डिबेट हुई है कभी पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में बाजे बजाए गए, पार्लियामेंट में हॉर्न बजाए गए, पार्लियामेंट में वो बच्चों वाले वो जो तूते होते हैं वो बजाए गए। इज इट द पार्लियामेंट? खराबी हरकत करते हैं तो फिर बदनाम होते हैं। तो मैं समझता हूँ इश्यूज जो हैं वो आवाम से मुतल्लिक है। एक सियासी पार्टी खड़ी है पिंडी में,
उसके जो 10 नुकात है, मैं उन 10 नुकात से इत्तेफाक सारे से करूं या न करूं, बहरहाल उन 10 नुकात में मेरी बात की गई है। ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिन रियल इश्यूज की आप बात कर रहे हैं, मईशत की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बिजली के बिलों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरफ कोई जा नहीं रहा। आवाम को जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो आवाम फ्रस्ट्रेट होगी। हमारे इश्यूज तो कुछ डिफरेंट इश्यूज हैं। आवाम की फ्रस्ट्रेशन तो ये जो इश्यूज हैं जो मैंने गिनवाए इनको कम करने से दूर होगी, लेकिन उस तरफ हमें किसी की डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम सुबह एक आदमी का तस्करा शुरू करते हैं और रात गए तक उसी के गिर्द घूमते रहते हैं। उसी में से हम सासी छुरियां भी निकालते हैं। कभी कहते हैं वो शाम को बाहर आ जाएगा, कभी कहते हैं वो सुबह को बाहर आ जाएगा, कभी कहते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जेल में मुलाकातें कर रही हैं, बस मसला तय होने वाला है। हम जब इस किस्म की फजूल बहसों में उलझे रहेंगे तो जो मेरे असल मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं होगी, और गालिबन हम सब जिम्मेदार हैं इस मामले में। हम सब वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल कि हम जो पब्लिक के इंटरेस्ट की जो बात है वो बिल्कुल सर, और पब्लिक के इंटरेस्ट की बात के लिए जो हमारे इदारे हैं उनका मजबूत होना, उनका स्ट्रांग होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी हुकूमत का मजबूत होना, आई एग्री विद यू जी बिल्कुल सर, हुकूमत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। फिर हमारे दीगर सारे इदारे, अब जैसे अगर इदारों में टकराव है हमारा मुल्क क्या उसका मुतहम्मिल हो सकते हैं? अभी जो करंट सिचुएशन है, अगर जुडिशरी की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, ये सिर्फ आज की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही मैं, हमेशा की बात कर रही हूँ। तहरीक इंसाफ और नून लीग, पीपीपी, उनके हक में अगर फैसला आता है तो जुडिशरी अच्छी है, नहीं है तो फिर हम उनसे टकराव ले लेते हैं। तो क्या हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल है? मैं आज आपने पहला सवाल जब किया तो मैंने उसमें 2 जवाब दिए कि आई एम विद द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट करेगी, और अगर पार्लियामेंट के फैसलों को गलत हैं तो अदालत को जाएंगे और अदालतों को तय करने की ये है कि अच्छे फैसले हैं, बुरे फैसले हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या इदारे मुतहम्मिल हैं टकराव के? हमारा मुल्क मुतहम्मिल है? हमारा मुल्क तो इस बात का मुतहम्मिल है ही नहीं कि हम खतरे गुर्बत में और नीचे जाए। जब मैं और आप बात कर रहे हैं कई हजार लोग और खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हों। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, अच्छा आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको हम सुनते हुए ही आए हैं और आपके तज्जिए हम अक्सर सुनते रहते हैं। मुझे ये बताइए, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप पार्लियामेंट के साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं है कि जब कोई गवर्नमेंट होती है वो पार्लियामेंट के साथ होती है, जुडिशरी के खिलाफ होती है, और जब कोई अपोजिशन में होता है तो वो जुडिशरी के साथ होता है, पार्लियामेंट के खिलाफ होता है। मतलब ये सियासतदानों में भी तो एक तजाद है कि वो भी पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको कायम रखने में नाकाम है। पार्लियामेंट एक जगह पे बहुत बुरी तरह नाकाम हुई रिसेंटली, जब इन्होंने ये फैसला किया कि जजेस की तैनाती की को ओवरव्यू करेगा सुपरवाइजरी रोल जो होगा पार्लियामेंट का। तो एक चीफ जज ने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, तो इन्होंने जो कानून बनाया था, अमेंडमेंट की थी, उन्होंने उस दबाव के तहत वो अख्तियार अपना छोड़ दिया। ये पार्लियामेंट की कमजोरी थी। पार्लियामेंट की कमजोरी उस वक्त होती है जब वो किसी भी मार्शल लॉ को जस्टिफाई करती है और पार्लियामेंट के अरकान उस पर वोट देते हैं कि हाँ हम इसकी हमायत करते हैं। उस वक्त पार्लियामेंट एक्सपोज होती है। तो फिर उस वक्त ये जो डिबेट हमारे मुल्क में आज जन्म ले चुकी है, ये डिबेट उस वक्त क्यों नहीं हुई? मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। सिंपल सी बात है, देखो दोस्त, मेरा इशू ट्रांसपोर्ट है, मेरा इशू स्कूल है, मेरा इशू जो है वो अच्छी जिंदगी है, मेरा स्कूल है पार्क्स, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अच्छा अस्पताल मिले, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे अच्छे ट्रांसपोर्ट मिले। मेरे मसाइल ये, मुझे इन मसाइल का हल चाहिए, और इन मसाइल का हल में पार्लियामेंट कर सकती है, वफाकी पार्लियामेंट भी कर सकती है, सूबाई पार्लियामेंट भी कर सकती है, और मैं इससे आगे करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसके लिए मुझे मुकामी हुकूमतें दे दो ताकि हम अपने मसाइल मुकामी सतह पर तय कर सकें। तब ये जो आपके सवालात हैं वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हर वक्त कोई दरखास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़ा होगा। और बड़े मजे की बात है, कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो अदालतों में सिरे से नहीं जाने चाहिए थे, उनको पहले छोटी अदालतों में जाना चाहिए था। इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा और इनको बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इफ्तिखार साहब। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, सियासत में क्या हो रहा है, तफसील से हमने गुफ्तगू की है। लेकिन हसन, मेरे ख्याल में भी यहाँ पे किस चीज़ का वक्त हो रहा है? एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू सुबह की सोच। पहले हमने कुछ सोशल स्टोरीज के ऊपर बात की, उसके बाद सियासत के ऊपर। अब हम एक फलाई एसोसिएशन के ऊपर बात करेंगे। मिशल एसोसिएशन एक समाजी फलाह बहबूद की अंजुमन है। ये गैर सियासी, गैर फिरका वाराना फलाई अंजुमन है जो इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में पसमानदा खवातीन और लड़कियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इसकी बुनियाद बेगम शाहिदा एजाज अजीम ने रखी थी। इस अंजुमन में तमाम अरकान ना सिर्फ रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं बल्कि खैरख्वाह मेंबरान अंजुमन के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं और उर्दू अदब और पाकिस्तानी सकाफत से मुतालिक तकरीबात और दीगर फंक्शंस के ज़रिए फंड्स भी इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और ये मशल एसोसिएशन है क्या, ये काम कैसे करते हैं, अभी तक इन्होंने किया क्या, सब कुछ इसके बारे में जो भी तफसीलात हैं वो जानने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया जी एनी हाली जो कि डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, और महगुल कुरैशी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं साथ ही, जो कि फाउंडिंग मेंबर है मशल एसोसिएशन की। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। ओके, आपकी तरफ आते हैं। यानी सबसे पहले ये बताएं कि मशल एसोसिएशन है क्या, हाउ डज इट वर्क, क्या क्या काम अभी तक हो चुके हैं हमारे नाज़रीन को, ताकि पता चले कि हम किससे बात कर रहे हैं अभी। आपने जैसा कि इंट्रो में बताया कि ये एक फलाही इदारा है और ख़ास तौर पे हम बच्चियों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर और स्पेशली चैलेंज जो तबका है उसमें बेटों के लिए तो पढ़ाई का फिर भी इंतज़ाम कर दिया जाता है, लेकिन बच्चियों को पढ़ाई के लिए कोई उनकी कोशिश नहीं होती है। तो हमारा इदारा ऐसा है जो उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए, फिर उनके हुनर के लिए, और उसके अलावा तीसरी चीज़ उनको मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए भी काम कर रहा है। तो एक तरह से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इदारा है जो कि ये इन तीनों फील्ड्स में काम कर रहा है। और ये हमारी जो आपाएँ हैं वो आपको ज़्यादा तफसील बता सकेंगी कि हमारा एक्चुअली मोटो भी क्या है। ठीक, बेगम मागुल कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, क्योंकि डिस्कशन हमारी ऑफर भी हो रही थी, शी इज़ 91 ईयर ओल्ड और इस उम्र में भी फलाह बहबूद के काम करना, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, आपसे मिलकर दिली खुशी हुई। अच्छा। एक तो आप सुपर फिट हैं और ऊपर से काम भी क्या कर रही है, कमाल। माशाल्लाह। तो बताइएगा कुछ इस मिशल एसोसिएशन के हवाले से। देखिए, मशल एसोसिएशन जो है ना, इसकी बुनियाद तो शाहिद अजीम ने 1987 में रखी थी, फिर उसको 1988 में रजिस्टर्ड किया गया। तो ये बाकायदा एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और इसका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इसके तमाम कवायद और ज़वाबित बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं। हर तीसरे साल यहाँ पे इलेक्शन होता है और फिर कोई 15 मेंबर्स उसमें इलेक्ट होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं, और वही सब फिर ये काम आगे चलाते हैं। हर साल ऑडिट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रजिस्टर्ड ऑडिटेड एनजीओ है। वेरी गुड। और जो गोशा मशल है ये हमारी बिल्डिंग का नाम है, हमारे कॉम्प्लेक्स का नाम है। ये हमको पहले तो हम जब हमने ये काम शुरू किया था तो जितने इस्लामाबाद के अतराफ में इनके गाँव में जाके काम करते थे। फिर हमें महसूस हो कि हमें अपना कोई सेंटर होना चाहिए, हमारा अदारा होना चाहिए। तो हमने फिर सीडीए में अप्लाई किया और उन्होंने हमें एक 2500 गज का प्लॉट, यहाँ एक गांव था पूना फ़कीरा, तो वहाँ पे अलॉट किया। वो 33 ईयर्स की लीज पे जो अलॉट करते हैं, तो इस पे हमने अपना अदारा बनाना शुरू किया। ठीक हो तो अब माशाल्लाह हमारा अदारा बहुत अच्छा बन गया है और उसका नाम हमने गोशाए मशल रखा था। वेरी नाइस, एंड दैट इज अ वेरी नाइस नेम एज वेल। अच्छा मागुल साहिबा, हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी, खास तौर पे ख्वातीन की, बच्चियों की, जो कि इस वक्त स्कूल से बाहर है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता है। तो आप क्या समझती हैं कि हमारे मुल्क में जैसे मशल एसोसिएशन है, इस तरह की मजीद ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए, या फिर हुकूमत को ही इनसे कोलैबोरेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर फेडरल गवर्नमेंट्स को हमारी जो है कोई ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि वो हमारी सबकी सब बच्चियाँ स्कूल्स तक पहुँचे एटलीस्ट? देखिए, कौम को एजुकेट करना ये तो हुकूमत का काम होता है, लेकिन अब ये नहीं है कि हुकूमत ज़रा उसमें लैक्स है या लोग नहीं कर रहे हैं तो बाकी लोग ना करें। मैं तो समझती हूँ कि जितना जिससे हो सके वो करे। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जहाँ पे हुकूमत कर सकती है। अब ये कहते हैं ना कि सब बच्चों को पढ़ाएंगे, तो भाई यहाँ प्रॉब्लम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब बच्चियों को बहुत से गाँव में ख़ास तौर से बच्चियों को कैसे स्कूल भेजें? अब लड़कियों को यूँ तो नहीं भेज सकते, टैक्सी में भेजें तो किराया बहुत ज़्यादा है,
वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड सेफ्टी स्टिल रिमेन्स अ प्रॉब्लम। जी, आधे बच्चे तो इसलिए नहीं जाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट नहीं है। अब हमारे यहाँ जो बच्ची आती हैं उनकी माएँ आमतौर से घरों में काम करती हैं जाके, कि खाना पकाना है, कपड़े धोना, ये करना है। अगर हम उन बच्चों को अपने वैन भेज के और वहाँ न बुलवाएं और उनको वापस उनके घर तक ना पहुँचाएं, तो वो भी अपने माओं के साथ ये कर रही होंगी। वो तो स्कूल नहीं भेज सकती, उनके तो ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं वो दे सकती हैं। तो सबसे पहले काम अगर उसको पढ़ाना है सब बच्चों को, तो बेहतर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना, और ये हुकूमत कर सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल एक्टिव लग रही हैं, और आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में अब भी एक्टिव रोल है या अब बस ऊपर ऊपर से देखती हैं और बस चली जाती हैं? नहीं, मैं तो, मेरा तो माशाल्लाह दिमाग अच्छा काम करता है। वाह। देखिए, मैं वॉलंटियर सर्विस के बारे में आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर शख्स को कुछ ना कुछ फलाही काम करना चाहिए। वो फलाही काम से लोगों को तो फायदा पहुँचता ही है, लेकिन आपकी सेहत पे वो उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। मैं जो ये चल फिर रही हूँ और मेरा दिमाग भी काम कर रहा है और आंखें भी काम कर रही हैं, सब में एक्टिव हूँ, इससे हूँ कि मेरी एक पॉजिटिव सोच है। मैं हर वक्त है ना मशल के बारे में सोचती रहती हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं अपनी बीमारियों के और चीज़ों के बारे में सोचूं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वॉलंटियर वर्क जो है और फलाही काम जो है वो लोगों को तो फ़ायदा पहुंचाता ही है, लेकिन वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपको खुशी देता है, आपको सुकून पहुंचाता है। जब आप इंसानियत की खिदमत करते हैं किसी भी तरह से, तो आप इंसान होने का सबूत देते हैं और फिर आप एक अच्छा इंसान बन के रहते हैं, और शायद आपकी अपनी जिंदगी बहुत उसके लिए आसान हो खुशी बहुत होती है ना। और ख़ास तौर से ये देखिए कि वो लोग जिनके लिए आप कर रहे होते हैं उनको नहीं मालूम कि उनके लिए ये कौन कर रहा है ये सब कुछ, और उनसे आपको कोई उम्मीद भी नहीं है कि इन रिटर्न वो आपके लिए कुछ करेंगे। तो उसमें एक बड़ी खुशी इंसान को महसूस होती है कि हमने किसी की, अगर आपने थोड़ी सी भी उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दी तो इससे बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। बेशक ऐसे ही। अच्छा, एनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन लड़कियों की एजुकेशन पे तो काम कर रही है, इसके अलावा उनको क्या क्या हुनर सिखाए जाते हैं? बिल्कुल, हुनर एक्चुअली सबसे इसलिए ज़रूरी है कि आपको माशी तौर पे वो इस्तेहकाम पहुंचाती है। बिल्कुल। और हमारे पास राउंड द ईयर जो है एक डिपार्टमेंट है, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम उनको दस्तकारी सिखाते हैं, सोइंग, कटिंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, और ये सारी चीज़ें लड़कियां जो हैं वो मुख्तलिफ कोर्सेज के ज़रिए सीख लेती हैं। जो 2 महीने का शॉर्ट कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है और 2 साल का डिप्लोमा है। और जब लड़कियां डिप्लोमा मुकम्मल कर लेती हैं तो सिलाई मशीन हम उनको तोहफे के तौर पे देते हैं, ताकि वो अपने घर में बैठ के सिलाई करें और अपने लिए एक रोज़गार उनका मौका मिल जाए। और फिर जो बच्चियां चीज़ें बनाती हैं हम उनको मुख्तलिफ नुमाइश में और मीना बाज़ार में उनकी सेल भी करते हैं, और उससे फिर जो पैसे मिलते हैं वो फिर दोबारा वही सामान, कपड़ा, धागा, चीज़ें लेने में ख़र्च हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा डिपार्टमेंट जो एक सेल्फ सफिशेंट डिपार्टमेंट बन गया है, जो हमारा ये वोकेशनल सेंटर है। तो वो बच्चियाँ जिनको इजाज़त नहीं होती है पढ़ाई की, वो बड़े आराम से यहाँ पे हुनर सीख लेती हैं। और गर्मियों की छुट्टियों में जो स्कूल की बच्चियाँ हैं वो भी चूँकि राउंड द ईयर ये कोर्स चल रहा होता है, तो वो 2 महीने की छुट्टियों में भी हमारी ये दस्तकारी स्कूल को ज्वाइन करती हैं। तो इस तरह से ये बड़ा मुफीद इदारा है। जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ी सी हम नॉमिनल जो समर ब्रेक वगैरह में आते हैं सीखने के लिए, उनसे बहुत कम 400-500 रुपए, बहुत ही, क्योंकि हाँ ना होने के बराबर, इसलिए ताकि अगर उनसे पैसे थोड़े से भी हम इतना सा लेते हैं वो भी सिर्फ उनके बिजली और चीजें उसी में खर्च हो जाता है, क्योंकि फिर उनको लगता है कि वो कोई वेलफेयर पे, और उनको लगता है कि हाँ हमने कोई चीज सीखी है जो कि हमने अपने बलबूते पे सीखी है। अच्छा, अभी आपके पास कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड है? एक्चुअली ये मैंने आपको बताया ना, क्योंकि हमारे कोई 24-25 तो फिलहाल अभी हैं जो सिलाई सीख रही हैं। सिलाई की मैं इदारे की बात कर रही हूँ। उसी में हमारे 3 कमरे हैं, टीचर्स हैं, सिलाई मशीनें हमारे पास ज़ाहिर है सब किस्म की सिलाई मशीनें। तो उसमें ये होता है कि मौसम के हिसाब से कह लें कि एकदम से बच्चियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कभी कभी हमें 3 कमरों में बिठाना पड़ता है। और जो डिप्लोमा कोर्स है उसकी एक स्टडी है जो क्लास चल रही होती है, लेकिन ये हम बिल्कुल हर एक को वेलकम करते हैं कि जिस कोर्स में वो हिस्सा लेना चाहे वो वहाँ आके हमसे सीखें। अच्छा मैम, जब आपको हमने बुलाया तो मैंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली जिक्र था कि आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं या आपका जो काम है वो इस्लामाबाद के हवाले से है। तो मुझे ये बताइएगा कि और सूबों के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं,
उनके हवाले से भी कभी आपने सोचा या वहां पे जाके वर्क किया? कहाँ पे? मतलब डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं वहां पे भी आपने इस काम को कभी किया प्रैक्टिकली? डिफरेंट प्रोविंसेस में तो मुश्किल है ना अच्छा। यहाँ के लिए जान। देखिए हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया था, इस्लामाबाद जरा बहुत छोटी जगह थी, आज से 35-40 साल पहले, और यहाँ पे बहुत से गांव थे, तो यहीं के मसाइल बहुत थे। और फिर यूं जाना बिल्कुल ही ये ख़वातीन की एसोसिएशन है, अब वहाँ पे जाके तो वो नहीं कर सकते ना। तो हमने पहले अब ये शुरू किया यहाँ पे, और बहुत सारे जितने 8-9 गांव हैं जिनको हम केटर करते हैं, जहाँ से ये लड़कियाँ आती हैं हमारी यहाँ। तो अभी तक तो हम अपनी बिल्डिंग बनाते रहे। देखिए ना, इतने ज़्यादा पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़े से पैसे हो गए कि अब माशाल्लाह हमारी इतनी बड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। अब बिल्डिंग बनी है तो उसके अंदर फिर स्कूल कायम हुआ है, ऊपर की मंजिल पे स्कूल है। नर्सरी क्लास से लेके 12 जमात तक हमारा स्कूल है। उसमें लेबोरेटरी भी है, लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर की भी तालीम होती है, यानी बहुत अच्छा उसका स्टैंडर्ड है तालीम का। तो 12 तक वो है, और नीचे की मंजिल है, उसके एक तरफ हमारा मेडिकल सेंटर है, दूसरी तरफ ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये बता रही हैं, तो इसमें भी तो एनर्जी बहुत लगती है ना, और ये एक वॉलंटियर सर्विस है। तो अभी तक तो हमने यहाँ तक किया। जब हम इंशाल्लाह इसको काम को बढ़ाएंगे और अपनी ब्रांच खोलेंगे तो यकीनन और शहरों में भी फिर जाएंगे। ठीक, अच्छा इन्हीं जल्दी से बताइएगा कि वो खातीन या बहनें, हमारी बेटियां जो इस वक्त देख रही हैं, जो चाहती होंगी कि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकती या तो तालीम को या कोई हुनर सीखना चाहती हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कैसे कांटेक्ट कर सकती हैं, कैसे एनरोल कर सकते हैं इस्लामाबाद के ख़ास तौर पे? एक तो हमारी बेचारी ज़ाहिर है जो कम तालीम याफ्ता हैं, उनको मैं आपके तवसुत से ही प्रोग्राम के ज़रिए इसी तरह से हमें प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम अपनी बात पहुँचा सकें आगे। और हम जो बाज़ार करते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, हमारे पैम्फलेट्स होते हैं, यही हमारे पास तरीका है। आप लोग हमारी आवाज़ हैं। और जी, वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो आप फ्लैश कर दीजिएगा। ठीक हो गया, वो फ्लैश हो इस जाएगा। तरीके से जो है वो हम उन तक बाजार किस जगह पे होता है? बाजार ज़ाहिर है हम जो हमें इनवाइट करता है हम वहाँ पे ले जा सकते हैं, और हम अपने इदारे में भी करते हैं। मैं ये जो है अभी थोड़ा सा लगवा देता हूँ। अच्छा, आप आई हुई हैं, जब तक ये हम लगवाते हैं, मुझे ये बताइए कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनता देखा है। आपने पाकिस्तान बनता भी देखा और अब पाकिस्तान जहाँ पे पहुंचा है, तो इस सारे प्रोसेस में आपको क्या कुछ कमियां महसूस हुई, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या नेगेटिविटी अब हो गई है, या बहुत अच्छा महसूस होता है? देखिए, पाकिस्तान जब बनाया था ना, तो उस वक्त का तो जज्बा ही कुछ और था। तो हम लोगों ने तो अंग्रेज़ों की भी गुलामी देखी है। हम तो अंग्रेज़ों की गुलामी के ज़माने में पैदा हुए थे। फिर उसके बाद मूवमेंट देखा, पाकिस्तान मूवमेंट हुआ, और जब पाकिस्तान बना तो बहुत खुश हुए। लेकिन फिर उसके साथ जो मसाइल उसके थे कि उसके बाद वो इतने खून खराबा हुआ और तमाम ये, अब मैंने तो उसको देखा क्योंकि हम उस वक्त लाहौर में थे। तो ये जब काफ़िले आते थे, और मॉडल टाउन में हम लोग रहा करते थे, ये काफ़िले जो आते थे तो वॉल्टन कैंप में उतरते थे। तो मैं समझती हूँ वहीं से शायद सोशल सर्विस का भी एक जज्बा मुझ में पैदा हुआ। मैं कोई 12-13 साल की थी उस वक्त। तो हमारी माएँ सब वहाँ पे जाती थी, और जो भी उनके पास था, न खाना पकवा के या घर से कपड़े लेके जो भी ले गए, तो वहाँ पे जो हालत देखी ने, एक बहुत ही खौफनाक हालत थी। यानी ऐसे थे। देखिए, जब वो लोग आ रहे थे, कुएं में उन्होंने जहर भी डाला गया, लोगों को मारा भी गया। ऐसा होता था कि एक बच्चा सुबह मरता था, एक दोपहर को मरता था, एक शाम को मरता था। यहाँ तक हो गया था कि फिर कफन के नहीं वहाँ पे था दस्तयाब पाकिस्तान में। हम लोगों ने घरों की चादरें सब दे दी थी। जब चादरें ख़त्म हो गई तो पर्दे निकाल के, उस ज़माने में कॉटन के पर्दे हुआ करते थे, कॉटन के पर्दे तक दे दिए थे। ये हालत थी। लेकिन फिर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने उनको संभालना बहुत अच्छी तरह से संभाला। कोई आसान नहीं था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो। कोई इंडस्ट्री नहीं थी पाकिस्तान में, सारी इंडस्ट्री तो उधर थी, अमृतसर में थी, यहाँ तो कुछ नहीं। तो पहली दफ़ा जब लट्ठा बना है पाकिस्तान में, मुझे याद है मेरी वालदा एक थान कोरे लट्ठे का लाई और बहुत खुश कि ये देखो पाकिस्तान में बना। क्या बात, माशाल्लाह। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हुई। अब हम ये तो नहीं कह सकते, देखिए हम लोग एज अ नेशन अपने मुल्क की बहुत बुराई करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने कहीं, मेरे यहाँ फॉरेन सर्विस में थे, हम लोग बहुत अरसे बाहर रहे, मैंने किसी कौम को
इतना बुरा अपने बारे में कहते हुए नहीं सुना। ठीक है, हमें बुराइयां हैं, सब में होती हैं, मसाइल कमियां, हैं। कमी है हम में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हम उस वक्त थे उसके से तो हम बहुत आगे आए। और बाज़ औक़ात हमारी आवाम ओवर एग्जैजरेट भी कर बिल्कुल देती है ऐसे ही, मसाइल को, जो कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। हमारे लिए मुफीद नहीं है। मागुल साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, नहीं बहुत ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, एक बार आपके लिए वेबसाइट बताते चलें, बल्कि वो चल भी रही है, www.mashal.org.pk। अगर आप रब्ता करना चाहते हैं ज़रूर रब्ता करके एनरोल करें। खुद को पढ़ने लिखने की तरफ से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। ओके जी, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक देते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक और मुख्तलिफ टॉपिक पे, जो कि मूवीज़ का टॉपिक है। और आज हम एक ऐसी मूवी के हवाले से बात करेंगे जो कि पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में एक नया बाब खोलने लगी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लास वर्कर्स की, जो 2024 की पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म है और जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ ने प्रोड्यूस किया है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उस्मान रियाज, जो अपने डायरेक्शनल डेब्यू के कर रहे साथ हैं बिल्कुल और आप उसके कह साथ सकते हैं। इस फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं। और हमारे साथ इस फिल्म के कुछ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। डीनो, जिन्होंने अपनी लाजवाब अदाकारी से इस फिल्म में जान डाली, और मोरू, जो अपनी मुनफरिद अदाकारी से हर दिल अजीज बने। अच्छा, इट्स मूरू। आई थिंक हम बचपन से मूरू का मूरू इट इज, असल में तैमूर है और मूरू हम इनको बचपन से देखते आ रहे हैं, इनका कंटेंट। वेलकम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। हम भी ठीक है, हसनैन भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। किससे स्टार्ट लिया जाए, आप लोग बताएं। उस्मान। ओके ओके, उस्मान, हाउ आर यू डूइंग? जी, आई एम डूइंग वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ ओके, यू वेलकम। आपका तो डायरेक्शनल डेब्यू है, हाउ आर यू फीलिंग और कैसा लग रहा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। ये 10 साल की जर्नी है और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 years ऑफ वर्क। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म पे काम किया है, both in Pakistan and internationally, and I'm very very excited for people to continue seeing it। और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अच्छा, ये उस्मान, मुझे एक थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि एनिमेटेड फिल्म का कॉन्सेप्ट आपने मतलब इससे पहले की बनाई, किसी के साथ काम किया, या पहले ही आपने ये 10 साल खुद ही मेहनत की? मुझे बचपन से एनिमेशन का बहुत शौक था। मैं जो बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बचपन से म्यूजिक लिख रहा हूँ, बजा रहा हूँ, सॉरी। एंड दिस फेल्ट लाइक the again culmination of everything that I love, and I got to do this with a remarkable team in Pakistan and a remarkable team internationally, जैसे मैंने पहले कहा था। The idea came to me in 2014। उससे पहले मैं लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक बजा रहा था। और एनिमेशन, पाकिस्तान में एनिमेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था उस वक्त। सीजी एनिमेशन हो रही थी, हैंड ऑन एनिमेशन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो हमने फिर कराची में एक हैंड ऑन एनिमेशन स्टूडियो खोला, खिजर रियाज, मी एंड मरियम पराचा। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता टीम को बढ़ाया और सबको ट्रेन किया कि एनिमेशन कैसे करते हैं। वी वर्कड विद सम रिमार्केबल पीपल। अगेन पाकिस्तान में बहुत बहुत टैलेंट है और उन सबको मानो एनिमेशन स्टूडियोज में इकट्ठा करके हमने ये फिल्म बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, मूरू को हम किस किरदार में देख रहे हैं ग्लास वर्कर में? मूरू जी, विंसेंट का किरदार है। विंसेंट का एक एडल्ट वर्जन है जो मैं कर रहा हूँ, और एक यंग वर्जन है जो कि एक खातून कर रही हैं, क्योंकि यंगर मर्दों की आवाज़ जो होती है ना, वो खवातीन जैसी ही होती है। तो मैं ज़रा ओल्डर वर्जन कर रहा ट्रू हूँ। दैट। इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। इट्स एन एंसेम्बल पीस। उसके अंदर एक अहम किरदार है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, मोरू और आप के डायरेक्टर दोनों को देख के लगता है कि एनिमेटेड अगर मूवी आप ना भी बनाते तो दूसरी मूवी में भी आप दोनों ही चल सकते थे। शौक तो जी है, इंशाल्लाह बनाएंगे मूरू की फ्यूचर तो में। अदाकारी और इनकी बल्कि मुनफरिद अदाकारी में मुनफरिद कहूँगी अदाकारी। हसनैन, वो तो हम देखते आ रहे हैं बचपन से ही। Exactly. मुझे काफी टाइम पहले से याद है, बल्कि इनको मैं फॉलो कर रही हूँ, हर दिल अजीज बन चुके हैं ये तो। एग्जैक्टली। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हम भाई। नहीं, मैं बड़े पर्दे की बात करूं। हाँ
अच्छा, ये मोरू आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक नया एक्सपीरियंस था, इसमें जान ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है और आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कैरेक्टर्स के रोल करने पड़ते हैं और एनिमेटेड जो फिल्म होती है ये दूसरी फिल्म से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जी, जो जो मेरा रोल था इसके अंदर उसके अंदर ऐसा थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से काम किया जाता है कि आप एक्टर जो होता है अकेला बैठा हुआ अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अगर मेरा रोल किसी और कैरेक्टर के साथ है तो वो उस वक्त कमरे में नहीं होगा, क्योंकि एनिमेशन ही मैं देख रहा हूँ और उसी के साथ ही मैं अपनी आवाज़ को अदा कर रहा हूँ और उसके लिप मूवमेंट और उसके टाइम के अंदर फिट करनी है और साथ साथ जज्बात भी पूरे देने हैं, इन्फ्लेक्शन भी पूरी देनी है, केडेंस देनी है, आवाज़ का इस्तेमाल है। शक्ल मेरी आएगी नहीं तो वो शक्ल पे जो चीज़ें बन रही हैं वो बन रही हैं, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे थोड़ी सी आदत थी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने एडीआर भी की हुई अपनी कुछ वीडियोस की और वॉइस ओवर करने के का शौकीन हूँ। तो और अब जब मैं अपने किरदार खुद प्ले करता हूँ तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैमरे की दूसरी तरफ जो कैरेक्टर मैंने प्ले करना होता है वो मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। तो दूसरा एक्टर ना होना मेरे सामने की भी मुझे आदत थी। तो कुछ हद तक प्रिपेयर था। एक लकी एक स्पॉट था मेरे लिए कि ज़्यादा काम जो होता है वो एनिमेशन के अंदर कैरेक्टर के जज्बात वगैरह पूरी स्टोरी टेलिंग जो होती है वो एनिमेटर ने कर दिए हुए होते। तो मानो एनिमेशन स्टूडियोज का सारा काम हो चुका हुआ था और मैं आया था बस उस वक्त एक तरह से एक मिरर बन के जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको पूरी तरह उस पैमाने पे जो कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे एक बार सेट किया हुआ था उस पे अदा कर सकूं। तो मेरी तो बस खुशकिस्मती थी जी। मुझे तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि मेरी जगह ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो ये काम कर सकते थे, लेकिन लकीली उस्मान ने मुझे चूज कर लिया। और फिल्म को कोई फर्क ना पड़ता अगर मैं ना होता, क्योंकि फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म थी अपने नहीं, आप में। आप है मूरू, इस वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो डेफिनेटली। मच जी। चले उस्मान, ये बताएं कि कैरेक्टर्स को डेवलप करने का जो फेज होता है ना, वो आपके लिए कैसा होता है? उसमें क्या टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, या आप वो करते कैसे हैं? तो क्योंकि मैं ये मतलब 2014 में मैंने जो ये शुरू किया था, मैं कहानी की जो स्टोरी ट्रीटमेंट है उस पे कई अरसे से काम कर रहा था। और जब हमने स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया था तो फिर जो जापान से प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड आए उन्होंने भी अपने मतलब एडवाइजर्स को स्क्रिप्ट दिखाई। मोया ओशे एक स्क्रीन प्ले राइटर हैं जो यूरोप में काम करती हैं। उन्होंने फिर स्क्रिप्ट को देख के अपने नोट्स दिए, फिर हमने स्क्रिप्ट को फर्दर रिफाइन किया। और स्क्रिप्ट को जब रिफाइन कर रहे थे तो कैरेक्टर्स की जो डेवलपमेंट थी हमने उसको अलग से मतलब नोट्स बनाए कि कैरेक्टर की एक पूरी आर्क और जर्नी क्या होगी। बहुत काम करके फिर फाइनल स्क्रीन प्ले तैयार करके फिर मैंने स्टोरी बोर्ड बनाने शुरू किए। ओके। और जो एनिमेशन में जो स्टोरी बोर्ड होते हैं दैट्स लाइक द होल मूवी प्लान्ड आउट इन स्टिल फॉर्म। उससे फिर आप एक एनिमेटिक बनाते हैं, उस पर रफ वॉइस एक्टिंग डालते हैं, रफ म्यूजिक डालते हैं और फिर उस एनिमेटिक को आगे बढ़ा के एनिमेशन शुरू करते हैं। और फिर कैरेक्टर्स की जो की फ्रेमिंग और बैकग्राउंड पेंटिंग वगैरह जो शॉट के लिए तैयार करनी होती है वो हम करते हैं। फिर कंपोजिटिंग और एडिटिंग पे आके फिर मूवी तैयार होती है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है टू एक्चुअली गेट अ फ्यू सेकंड्स ऑफ द मूवी डन। हाँ। जब ये तैयार हो जाता है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शॉट्स बनाते हैं और फिर जिगसॉ पजल की तरह आप एडिटिंग टाइमलाइन पे एनिमेटिक को हटा के मूवी के कंप्लीटेड शॉट्स डालते हैं। तो लाइव एक्शन फिल्म मेकिंग की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइव एक्शन में आपके पास मुख्तलिफ टेक्स होती हैं और फिर आप एडिटिंग में टेक को लंबा या छोटा कर सकते हैं। एनिमेशन में आप सिर्फ टेक को छोटा कर सकते हैं और टाइमिंग को कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ड्राइंग्स ही नहीं बनी हुई। तो या एनिमेशन की ये बात है कि एडिटिंग प्रोसेस और फिल्म को तैयार करने में लाइव एक्शन से क्या फ़र्क है। लेकिन वो शायद अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट प्रोडक्शन वाला जो फेज है वो उसका ज़्यादा difficult रिवायती फिल्मों से बड़ा मुख्तलिफ है और मुश्किल भी है शायद, राइट उस्मान? बिल्कुल ठीक, चलो उस्मान, बिल्कुल थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद एंड ऑल्सो गुड लक। साथ ही हमें ज्वाइन करें जी डिनो ज्वाइन कर लें। जो कि जिन्होंने अदाकारी दिखाई अपनी, उसके जौहर दिखाएं। डिनो, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बताना चाहता हूँ द ग्लास वर्कर। डिनो, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आ प्लीज। रही है, आ रही मैं है। आप यही कैसे? तो बताना चाह रहा जी, हूँ जी। कि मैं डीनो नहीं बात कर रहा, मैं मलिक बात कर रहा हूँ। प्लीज जाके हमारी ग्लास वर्कर फिल्म देखिए सिनेमाज में, क्योंकि उसमें आपको बहुत मजे मजे की चीजें नजर आएंगी और मजे मजे के कैरेक्टर्स नजर आएंगे। जी क्या ओके, हम बात जरूर है, जाएंगे क्या और बात जाके है, मिलेंगे डिनो इस साहब, आप तो कैरेक्टर से। कैरेक्टर में आ गए। मैं आप प्लीज कैरेक्टर में रहे। सर देखिए मेरी बात सुने भाई, फिल्म इतनी कमाल है कि मैं जब से फिल्म शुरू हुई है तब से कैरेक्टर में ही हूँ।
मैं डीनो, मुझे जो लोग डीनो पकड़ते हैं मैं तो बात नहीं करता। फॉर अ सेकंड आई वाज शॉक्ड, मुझे लगा शायद किसी का गलत नंबर मिला दिया प्रोडक्शन टीम ने और वो बंदा डायरेक्टली नहीं फॉर अ सेकंड आई वाज गॉन ब्रो। नो ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड बिकॉज we're जो जिस तरह का प्यार, जिस तरह की इज्जत और जिस तरह का फीडबैक मिल रहा है फैन से, आई एम श्योर मूरो एंड उस्मान वुड एग्री कि इट्स जस्ट बीन एन इनक्रेडिबल टाइम। मतलब क्लास वर्कर जिस तरह का फीडबैक हमें फैन से मिल रहा है, मतलब मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसा फीडबैक नहीं देखा किसी भी फिल्म का। मतलब लोग ऐसे इमोशनल हुए हैं, लोग ऐसे कोई मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पागल हो रहा है, हो गए। हाँ अरे जज्बात, महसूसमेंट्स, द जज्बात आर आउट ऑफ वो आपकी ग्लास वर्कर को देख के उनकी जज्बात, एहसास सब कुछ बदल जाएंगे। नया वर्ड आया हमारे पास, जज्बात जो महसूसमेंट्स है वो एंड जज्बात लेवल है, आप समझ नहीं रहे। ठीक है, तो अमूरू आपके भी क्या महसूसमेंट्स हैं? जी, मैंने तो फिल्म देखी थी जब, जैसे मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसके अंदर कोई किरदार करूंगा, तो मैं रो पड़ा था। तो मैं कई दफा It's true, that's so true। वेरी नाइस। मतलब पहली दफा आप जब देखते हैं तो आपको हंसी भी आती है, आपको रोना भी आता है। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल ठंडे होकर देख सकते हैं, ये आपके अंदर से जज्बात खींच के निकाल लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग वैसे ना, आप लोगों ने जो कंटेंट दिया है हमारी आवाम को, तो वो फिर बनता है कि इतनी सारी महसूसमेंट्स और जज्बात जो हैं आवाम के भी खुल के बाहर आए, क्योंकि एनिमेटेड कंटेंट बहुत कम है हसनैन हमारे पास। ऐसे ही है ना डीनो, और एनिमेटेड कंटेंट और फिर क्वालिटी कंटेंट। हाँ, क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल ऐसी। और फिर जब ऐसे अदाकार होंगे तो आई मीन लाइक डेनो तो आज अदाकारी के मूड में लग रहे हैं हमें। नहीं मैं आपको ऑनेस्टली मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं हंसी मजाक अपनी जगह। we have been so blessed अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस तरह का हमें फीडबैक मिला है कि मतलब लोग फैंस जो है स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, लोग ये एनिमेशन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है कि इतनी टेक्निकल बातों में लोग घुसे हुए कि भाई ये एनिमेशन ऐसी हुई है, ये इस तरह की, ये इस तरह की है। कोई पूरे एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करके जा रहा है कि यार मेरे शहर में जी सिनेमा नहीं है तो मैं दूसरे शहर में जाके फिल्म देखूंगा, मुझे वहां टिकट्स मिल रहे हैं तो मैं जाके फिल्म, मतलब इस तरह की चीजें हो रही हैं। और इसको सब जो क्रेडिट जाता है वो जाहिर उस्मान को, मरियम को, खिजर को जाता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है। आई एम श्योर मूरो वुड एग्री दैट इट्स आवर ऑनर टू बी पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मूरू और डीनो, वैसे ऐसे तो होगा नहीं कि इतना अच्छा कंटेंट जब आप लोगों ने बनाया पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए खास तौर पर, तो उसमें ये तो हुआ ही नहीं होगा क्योंकि चैलेंजेस वगैरह आपको सामने नहीं आए होंगे। तो कोई ऐसी फनी स्टोरी कह सकती हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप लोग इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? यार जी मेरा एक फनी एक्सपीरियंस ये कि मैं समझता था कि मैं उर्दू जुबान पे कुछ थोड़ी सी महारत हासिल करता हूँ। खाम ख्याली थी आपकी। लेकिन एंकर से बात करनी चाहिए आपको। क्या आपको पता है कि गुलाब जामुन नहीं होता, गुलाब जामुन होता है? ये मेरे साथ जब हुआ था, गुलाब होता है गुलाब। तो ये काफी कुछ सीखने को मिला इस तरह। ओके डीनो, योर एक्सपीरियंस, कोई मजे की स्टोरी? मजे का एक्सपीरियंस यार, मजे का एक्सपीरियंस तो यही है कि मतलब मैं ऑब्वियसली पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जो मजे की चीज इसमें लगी थी जब हम लोग वॉइसेस कर रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे, कि सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी जो बीच बीच के साउंड्स थे। मतलब डायलॉग तो आप बोलते हो, आप डायलॉग को करना होता है, लेकिन जो बीच बीच में आवाजें आपको निकालनी होती है, जैसे अगर आप मिसाल के तौर पे मतलब अगर आपकी कहीं पे आपका घुटना लग गया तो आवाज आएगी तो ये मुश्किल है। आई थिंक ये जो चीजें थी उनको बड़ा रियलिटी के करीब, रियलिटी के करीब उसको बिल्कुल रियल बनाना, एंड देन वो ज्यादा उसमें शायद आपको एफर्ट लगानी पड़ती है। That was a lot of fun, but apart from that it's just been a very smooth और बड़ा easy process रहा है, to be honest। हाँ, वैसे कोई स्पॉइलर देना चाहते हैं आप लोग हमें अगर, तो मतलब we won't mind। I don't know guys। मतलब कोई अगर बातचीत शेयर करना चाहते हैं अंदर की, कोई सुन नहीं रहा। आप हमारे कप्तान से पूछें, हमारे कप्तान बताएंगे कि हम क्या स्पॉइलर अलर्ट। हमने इसी वजह से कप्तान को गायब कर दिया। हमने कहा हम आप दोनों से पूछेंगे। अच्छा ओके, स्पॉइलर इट्स आई डोंट नो, मूरो आप बताएं क्या स्पॉइलर देना चाहेंगे आप आवाम को? चलें थीम बता दें, मूरू थीम बता दें हमारे आवाम को, ताकि जिसने नहीं देखी वो जाके फिर लाजमी ये फिल्म देखें कि भाई इस फिल्म से आपको ये सबक मिलने जा रहा है या आप इस तरह से इसे एंटरटेन होने जा रहे हैं।
हमारी समाज में मेरे ख्याल से जिन्नात की कहानियों को में बहुत लोग दिलचस्पी रखते हैं, तो अगर उनको जिन की एक बेहतरीन कहानी चाहिए तो फिर मेरे ख्याल से ये चलें जी, क्या बात है, चले क्या जी, बात है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू बोथ। और नाज से मैं भी बहुत दिलचस्पी रखती हूँ कि जन्नत की स्टोरीज जब को से हमारा जाना इनके जाए, साथ देखा जाए। इंटरेक्शन हुआ है तो हमें भी दिलचस्पी बढ़ चुकी है। तजस्सुस हो रहा है अब। तजस्सुस हो चुका है। गहरी उर्दू में बात करते हैं कुछ हद तक, क्योंकि हमें महसूसात आ रही हैं। महसूसात आ रही हैं, नहीं महसूसमेंट्स थी वो, महसूसमेंट्स थी, और मूरू ने हमें सबक दिया कि गहरी उर्दू में बात करनी है। तो तजस्सुस हो रही है फिल्म देखने का, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी हो रहा होगा, तो जरूर जाएं सिनेमाज में और ये फिल्म देखें, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को हम सब ने मिलके चलाना है और रिवाइव यहाँ पर करना है, वक्त बल्कि हुआ उसको चाहता ग्रोथ की है तरफ लेके जाना है और हमें साथ में प्रोग्राम लोग को आगे शामिल बढ़ाने का और ब्रेक लेने का। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, हमारे माशरे में अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़वातीन को जहाँ हुकूक की बात की जाती है तो वो हुकूक कुछ गलत डायरेक्शन में अक्सर चले जाते हैं। जो असल हुकूक जो इस्लाम ने ख़वातीन को दिए उनसे हम थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। आज अब एक डेवलप किस्म का दौर चल रहा है, हम लोग हर लिहाज से तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी अक्सरियत को उनके जो असल हुकूक हैं उनसे महरूम रखा जाता है। और उनमें एक जो उनका हक है वो विरासत में हिस्सा है, जो कि ख़वातीन को नहीं मिलता। हकीकत में औरत की जो अजमत है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो सही हैसियत का तसव्वुर जो है वो वाज़े तभी होता है जब वो इस्लाम के मुताबिक चल रहा होता है। इस्लाम के अलावा कहीं और हमें वो तक़द्दुस या इज़्ज़त औरत की कहीं और नहीं नज़र आती है। तो इस्लाम से पहले औरत मीरास के हक से ना सिर्फ महरूम थी बल्कि खुद ही सामान्य मीरास बनी हुई थी। इस्लाम आया, एक खूबसूरत दीन है जिसने औरत को सरबुलंदी दी, हमारी औरतों को इज्जत मिली, एहतराम मिली और हर तरह के हुकूक इस्लाम ने दिए। और हमें फिर ख़ास तौर पे तलकीन भी की गई है मर्दों को भी कि औरत के हुकूक का बहुत सारा ख्याल रखना है, और अगर विरासत की बात की जाए तो उसमें भी जो हुकूक बनते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज इस अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे औरतों का जो विरासत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत राइज हैं। मतलब सिर्फ विरासत ना देने के लिए कोई कुरान से शादी करवा देता है, सिर्फ विरासत ना देने के लिए कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाता। और शादी रब्बानी ताला है इसमें कि माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में खा वो थोड़ा हो या ज़्यादा लड़कियों का भी हिस्सा है, और ये हिस्सा खुदा की तरफ से मुकर्रर है। यानी उसूली तौर पर लड़का और लड़की दोनों वरासत में अपना अपना मुकर्रर हिस्सा लेने के हकदार हैं, और कोई शख्स उन्हें इनके इस हक से महरूम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे माशरे में जो पाकिस्तानी माशरा है या इस्लामी माशरा है, बेटी या बहन के घर से खाना पीना तो मायूस समझा जाता है, लेकिन उसी बेटी या बहन को उसका वरासती हक देने से अपने ख़ानदान की बेइज्जती समझकर सरफ नज़र बरतता है। माशरे के इस दौरे मयार पर अफसोस के साथ साथ शर्मिंदगी सी महसूस होती है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे स्टूडियो में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब ने। शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले जो कुरान हमें बताता है या हदीस हमें बताती है, वो एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला है कि एक मर्द का जो हिस्सा है वो दो औरतों के बराबर है। मतलब यहाँ इसको भी आप अगर इलेबोरेट करेंगे तो बड़ा खूबसूरत कुरान ने और हदीस ने इलेबोरेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आपका जो मौजू है माशाल्लाह बहुत अच्छा है और यकीनन इस बात की ज़रूरत है। जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें ये पैगाम देते हैं, ये नसीहत करते हैं कि मर्द के लिए दो औरतों के बराबर हिस्सा है। तो यहाँ पे बुनियाद औरत के हिस्से को बनाया गया है, मर्द के हिस्से को नहीं। ये नहीं कहा कि औरत का हिस्सा मर्द से आधा है, बल्कि ये कहा कि मर्द का हिस्सा औरत यानी दो औरतों के बराबर है, यानी उससे डबल है। अच्छा, यहाँ बुनियाद यानी औरत के हिस्से को बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जिसने औरत को हिस्सा नहीं दिया तो मर्द को क्या हिस्सा मिलना है? मर्द के लिए भी फिर कुछ नहीं है। और फिर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, अमूमन ये एतराज़ भी किया जाता है इस्लाम पे, हालांकि इस्लाम से पहले जैसे आपने भी जिक्र किया कि वरासत में कोई हक किसी मज़हब में नहीं है औरत का, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो औरत को वरासत में हक देता है। और ये आधा क्यों है? कई लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं क्योंकि वो मुसावात के कायल हैं। वो कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर होने चाहिए। इस्लाम ये मुसावात का दीन नहीं है, इस्लाम ये अदल का दीन है, इंसाफ का दीन है।
मर्द का हिस्सा डबल इसलिए रखा गया है कि मर्द की जिम्मेदारियां हैं। जी। बच्चों को खिलाना ये औरत की जिम्मेदारी नहीं है, मर्द की जिम्मेदारी है। बच्चों की रिहाइश का एहतमाम ये बच्चों की जो जिम्मेदारियां हैं ये भी खामद की जिम्मेदारी है, औरत की जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, खामद ने बीवी के खर्चे पूरे करने हैं, बीवी ने खामद के नहीं पूरे करने। तो ये वजह है कि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो उसके एहसान होगा उसका। वो तो उसकी तरफ से एहसान होगा। तो जिम्मेदारियां चूंकि मर्द की ज़्यादा हैं तो इसलिए हर जगह मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा गया। बतौर खामद है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है, बतौर वालिद है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है, बतौर बेटा है तो फिर भी उसका हिस्सा ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। औरत को जो मिलेगा वो खालिसतन उसका है, उसने अपनी ज़ात पे खर्च करना चाहे, अपनी औलाद पे खर्च करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मर्द के ज़िम्मे है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात पे नहीं खर्च करेगा, वो बेटा है तो वो अपने माँ बाप पे भी खर्च करेगा, वो भाई है तो वो छोटे बहन भाइयों पे भी खर्च करेगा, वो अगर खामद है तो वो अपनी बीवी बच्चों पे भी खर्च करेगा। तो उसकी जिम्मेदारियाँ इस वजह से। लेकिन असल और बुनियाद जिसको बनाया गया है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औरत को बुनियाद बना के तकसीम किया गया, मर्द को बुनियाद नहीं हमारे माशरे में एक मुफ्ती साहब मिसकंसेप्शन भी है जो आपने बताया ना कि दो उसके मतलब हाफ कर लेते हैं। हमारे यहाँ ये कंसीडर कर लिया जाता है कि उसका आधा है, जो मर्द का है ना उसका आधा की बात हो रही है, उसको सही तरह से उसकी तशरीह नहीं की जाती। तो ये जो आयत है इसकी तशरीह करें और हमारी आवाम को बताएं कि असल में इसके मानी क्या है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वरासत के अहकामात को बड़ा खोल के बयान किया है। हाँ जी। नमाज रोज़े का हुक्म दिया है लेकिन तरीका नहीं बताया, तरीका अहादीस में बताया है। लेकिन वरासत के अहकामात वो हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुद पूरे रुकू में सराहत के साथ खोल कर बयान कर दिया है, हर एक का हिस्सा मुकर्रर किया गया है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स फोत होता है और उसकी औलाद में उसका एक बेटा और एक बेटी मौजूद है और वो 1 करोड़ जायदाद छोड़ के जाता है, 1 करोड़ में से जो 2 हिस्से हैं वो लड़के को मिलेंगे और 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा, चाहे वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। हमारे यहाँ ये भी समझा जाता है कि शादीशुदा होगी, आल औलाद वाली होगी तो फिर हाँ जी, फिर वो चलें उसका मामला अलग है, और वो घर में है तो उसे मारूम कर दिया जाता है। या जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कुरान के साथ शादी, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, यानी बड़ी अजीब सी चीज़ है, इस चीज़ की कोई समझ आने वाली नहीं है। मज़हब इस बात की तालीम नहीं देता, ये लोगों के अंदर पाई जाने वाली ख़राबियाँ हैं, ये हमारे माशरे का अलमिया है। वरना तो हम हर चीज़ मसालिक पे डाल देते हैं ना जी, लोग मौलवी ये कहते हैं, फ़लाँ ये कहते हैं, ये हालांकि ये तो कुरान में सराहत के साथ है, कोई भी इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा। लेकिन हमने बेटी को महरूम करने के मुख्तलिफ तरीक़े बना रखे हैं। किसी ने जहेज़ दे दिया तो वो समझता है कि अब वरासत देने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर उस पर ज़िंदगी में कुछ खर्च कर दिया, उसे तालीम दे दी, उसे पढ़ा लिया, उस पर ख़र्चा कर लिया तो समझता है कि अब उसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हक महर ज़्यादा रखते हैं, दूसरों से ज़्यादा लेते हैं, और दलील क्या होती है उनकी? वो कहते हैं अब उनको इतना हक महर दिलवाया है ना, इसका मतलब अब वो हमारी जिम्मेदारी से निकल गए और हम सिर्फ अब बेटों को देंगे। और बाज़ लोग सिर्फ इस वजह से ज़िंदगी में वरासत तकसीम कर रहे होते हैं। हालांकि ये बात अच्छी तरह से समझ ली जानी चाहिए कि वरासत वो होती है जो मरने के बाद तकसीम होती है, जो ज़िंदगी में तकसीम होती है वो वरासत कभी भी नहीं होती, वो तोहफा होता है, गिफ्ट होती है, और उसमें सबको बराबर रखना ज़रूरी है। अच्छा, निम्रा का जो सवाल था उसमें आपने एक एड्रेस किया, लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया किसी की वरासत है और उसके 2 औलाद है, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे के हक में 75 लाख रुपया जाएगा और बेटी के हक में 25 लाख रुपया जाएगा? ऐसे तो अगर होगा तो फिर तो ये लड़के को 3 गुना ज्यादा मिल गया ना, मतलब 50-50 जाएगा। 50-50 नहीं, 50 के हम 3 हिस्से करेंगे 1 करोड़ के। अच्छा, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से हम बेटे को दे देंगे और 1 हिस्सा बेटी को दे देंगे। आप इसको 1.5 करोड़ कर लें, आसानी हो जाएगी। एग्जैक्टली, करोड़ बच्चे को चला जाएगा। हाँ जी, और 50 लाख। 1.5 करोड़ है तो करोड़ बच्चे का और 50 लाख जो है वो। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे माशरे में कि लेट्स सपोज एक किसी बहन को हमने हिस्सा दे दिया वरासत में से, ज़मीन में से, पैसों में से, और वो बाद में आके अल्टीमेटली आपको गिफ्ट बैक कर देती है, तो इसमें क्या कोई कदगन है? गिफ्ट बैक कभी किसी भाई ने तो हमने नहीं सुना कि उसने किसी बहन को गिफ्ट किया हो। उसने कहा हो कि चले मेरी बहन की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, उसके घर के मामलात अच्छे नहीं चलते तो मैं अपना हिस्सा भी उसे दे देता हूँ। ये ही हमेशा हम क्यों सुनते हैं कि बहन ने गिफ्ट कर दिया। असल में ये गिफ्ट उसने दिल से नहीं किया होता, या अगर उसने किया भी है तो उसने अपने बच्चों का लुकमा अपने भाई के मुंह में क्यों डाला है, ये उसकी गलती है। वो ऐसा क्यों कर रही है? जब वो ऐसा करेगी तो वो कहेगा, दूसरी बहन के पास जाएगा और कहेगा देखो ना वो कितनी अच्छी है, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया और आपने कुछ नहीं दिया। तो ये खराबी का दरवाजा खुलता है और फिर लोग नाराज हो रहे होते हैं। बहन को पता होता है कि अगर मैंने ये गिफ्ट के नाम पे इसे ना छोड़ा
तो मेरा भाई मुझसे नाराज हो जाएगा, ये सारी जिंदगी मेरे घर नहीं आएगा। तो ये चीजें खराबी का सबब बनती है। बजाते खुद गिफ्ट करने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब ये खराबी का बायस बनती हैं तो फिर इसका दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि जो शादी नहीं करते अपनी बेटियों की। अब इसमें उनके लिए क्या सजा है, कुरान उनके लिए क्या कहता है, अल्लाह के अहकामात, हदीस क्या कहती है? देखिए, अगर तो शादी इस वजह से नहीं करते कि वो जायदाद देनी पड़ेगी, तो ये तो उनका मकसद हाल फिर भी नहीं होगा। शरीय एतबार से तो शरीयत ने ये नहीं कहा कि शादीशुदा औलाद हो तो वरासत दो, अगर शादी नहीं हुई तो ना दो। वरासत तो फिर भी उन्हें देनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि वो बाज़ माएँ ऐसी होती हैं ना जो अपनी बेटी को वरासत नहीं देने देती। वो कहती है ये दूसरे घर में चला जाएगा माल, इस वजह से वो रुकावट बन जाती हैं। तो दूसरे घर में अगर नहीं भी जाएगा लेकिन वरासत उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। और जो इस तरह का जुल्म करता है तो यकीनन वो बहुत बड़े जुल्म का इर्तिकाब कर रहा है। और दुनिया में भी अल्लाह ताला ऐसे बंदों को रुसवा करते हैं और आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए रुसवाई का बायस होगा ये अमल, क्योंकि ये उसके ऊपर जुल्म है। ठीक। अच्छा, अब पाकिस्तानी माशरे, पाकिस्तानी मुसलमान जो हम लोग हैं ना, हम लोग क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के साथ से फिर हम अलग हुए, तो हम वो तोहफे में बहुत सारी हिंदू रसूमात लेकर आए जो कि आज तक चलती आ रही है और हमने दीन में भी उनको डाल लिया है। तो ये सारा जो विरासत का मामला है ये भी कहीं ना कहीं जाके हमारी हिंदू रसूमात से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। आपको क्या लगता है मुफ्ती साहब इस पे? वरासत के मामलात में जाहिर है कि बुनियादी तौर पे भी हमारा दीन, तकरीबन शादी ब्याह हर खुशी गमी ये सारी चीजें उनसे ली हैं और हमारे अंदर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर इसी चीज का है। यानी हमारे यहाँ औरत को पहले तो बेटी की पैदाइश पे उसे मायूब समझा जाता है, हालांकि ये जाहिलियत का काम था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वज्हुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब उनमें से किसी को ये कहा जाता है कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और वो गुस्सा छुपा रहा होता है। यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुप रहा होता है कि मैं अब रुसवाई के साथ कैसे लोगों के सामने जाऊं। यही वजह है कि जिस तरह हिंदुओं में औरत को बुरा समझा जाता है, जाहिलियत में भी इसको बुरा समझा जाता था। और इस्लाम ने तो बेटी की परवरिश पर पता है कितनी खूबसूरत खुशखबरी दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियों को मिला के फरमाया कि जिस शख्स ने दो बच्चियों की परवरिश की और उनकी तरबियत की, वो और मैं क़यामत वाले दिन कहातैन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे होंगे। तो इसी तरह अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा है कि जिसने 3 बच्चियों की परवरिश की तो वो 3 बच्चियां उसके लिए जहन्नम की आग के सामने ढाल बन जाएंगी। हमारे यहाँ बच्चियों की पैदाइश पे भी वही काम किए जाते हैं। कई तलाक़ें इस वजह से हो जाती हैं जी कि इस औरत के यहाँ बच्ची पैदा हो गई है, हालांकि बच्ची और बच्चे का पैदा होना यह अल्लाह ताला के इख्तियार में है। यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे हम चाहते हैं मर्द देते, लड़का देते हैं, जिसे चाहते हैं लड़की दे देते हैं, जिसे चाहते हैं बांझ बना देते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार में है। तो हमारे यहाँ वरा मामले में बहुत ज़्यादा बाद लोग ज़िंदगी में तकसीम कर देते हैं कि बच्चियों को महरूम रखे, सिर्फ बच्चों को दें, तो ये शरई तौर पर जायज़ और दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो यह है कि अगर जिंदगी में दिया है तो सबको बराबर देना पड़ेगा, बच्चियों को भी उतना ही देना पड़ेगा जितना बच्चे को दिया। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है तफसील से विरासत के हवाले से। हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए जब लड़कियों की बात आती है विरासत से मुतालिक। आई होप सो कि जो हमने अभी बातचीत की है ज़रूर हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। यही आज की हमारी सुबह की सोच। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते मंडे को आपसे मुलाकात होती है, मंडे के रोज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।